हेलो दोस्तों, इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हम एक न्यू इनिशिएटिव लेकर आए हैं जहाँ 25 लेक्चर्स में हम कंप्लीट आईआईएफएस का जो पूरा का पूरा सिलेबस है जैब एग्ज़ाम के लिए वो कम्प्लीटली डिस्कस कर रहे हैं। एंड एज पार्ट ऑफ दैट ये जो लेक्चर है यहाँ पर हम मॉड्यूल सी का चैप्टर 23 डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस इसे डिस्कस कर रहे हैं अलॉन्ग विद चैप्टर 24 दैट इज़ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। सो आई होप आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। इस सेशन में ये दो चैप्टर्स कम्प्लीटली हम डिस्कस करेंगे। ये थोड़े से लेंदी बट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं, क्योंकि ये जो एक्टिविटीज़ हैं डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के एज वेल एज माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के नॉर्मल बैंकिंग एक्टिविटीज़ से थोड़ा हटके हैं। सो वी विल एंजॉय दीज लेक्चर्स एंड एज पार्ट ऑफ द जो रिजल्ट है इन लेक्चर्स का वो बहुत लोग देख रहे हैं एंड दे हैव रियली अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट्स वेरी वेल। इस वजह से यू कैन सी द ओवरफ्लोइंग लेवल ऑफ कमेंट्स। आप भी कमेंट करके लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें इस पूरे के पूरा जो कंट्रीब्यूशन है हमारा उससे आप स्प्रेड करने में हमारी हेल्प कर सकते हो। राइट। सो एज वी हैव सीन मॉड्यूल सी की शुरुआत हमने की थी डे 10 से, जहाँ पर हम कुछ चैप्टर्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं 2021 एंड 22। ठीक है, इस सेशन में हम 23 एंड 24 दो चैप्टर्स डिस्कस करेंगे। एंड ये दो चैप्टर्स थोड़े से लेंदी है बट एज वी नो मॉड्यूल सी पूरा का पूरा जो है मोस्टली फैक्ट बेस्ड है, सो वी विल बी मूविंग इन एट अ क्विक पेस। ठीक है, 23rd चैप्टर इज डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो इसका डेफिनेशन मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ बट लेट अस रिवाइज इस टर्म को। जब भी इकोनॉमिक्स में एंड फाइनेंशियल सिस्टम के जो टर्म्स हैं उनके टर्म को ही अगर आप अच्छे से देखोगे तो यू विल गेट द मीनिंग। यहाँ क्या लिखा हुआ है? डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमें पता है ऐसे इंस्टीट्यूशन जो कि मनी के लेन देन ट्रांजैक्शन इन चीज़ों से रिलेटेड काम करती है। अब डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का क्या मतलब है? दीज इंस्टीट्यूशंस आर एक्चुअली हेल्पिंग इन व्हाट? डेवलपमेंट। किस तरीके से? इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट से, मेनली इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट से। तो इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह का हो सकता है? स्कूल की बिल्डिंगें बना रहे हैं या फिर ये हॉस्पिटल्स बना रहे हैं, ये सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। ऐसे ही अगर ब्रिजेस, रोड्स, पाइपलाइंस वगैरह बना रहे हैं तो वो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। इनका डेवलपमेंट जो है वो काफ़ी ज़रूरी है। बट ये डेवलपमेंट कैसे होगा? बहुत ही लार्ज लोन्स चाहिए। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट को भी लोन्स चाहिए होते हैं इनको डेवलप करने के लिए। तो ये लार्ज लोन्स का क्या मतलब है? बहुत ही लार्ज अमाउंट में लोन्स चाहिए होते हैं। इसके साथ साथ ये लोन्स कैसे होते हैं? रिस्की होते हैं। ठीक है, ऑल्दो यहाँ पर आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट मिल रहा है, लेकिन पहली बात तो ये इंटरेस्ट लेट से 10 ईयर्स या फिर 20 ईयर्स उसके पूरे ड्यूरेशन में मिल रहा है। एंड ऑल्सो ये हो रहा है कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है, बहुत ही लार्ज अमाउंट, वो आपको 10 ईयर्स के बाद मिलेगा। ठीक है, तो वो चीज़ है। या फिर यहाँ पर अगर हम देखें तो रिस्क ज़्यादा इसलिए भी है बिकॉज ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है एंड बीच में स्टॉल हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर पावर प्लांट डेवलप करने के लिए हमने लोन दिया, न्यूक्लियर पावर प्लांट स्टार्ट तो कर दिया हमने बट बीच में लोगों ने प्रोटेस्ट किया तो वो रुक गया। राइट, तो उससे प्रोजेक्ट रुक जाएगा, पैसे डूब जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से काफ़ी रिस्क होता है। सो बैंक जनरली डू नॉट इंडल्ज इन लॉन्ग टर्म लोन्स जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यूज़ होते हैं। दैट इज़ वाई वी नीड डेडिकेटेड इंस्टीट्यूशंस, और ये चीज़ काफ़ी पहले समझ ली थी हमने। एंड दैट इज़ वाई वी केम अप विद द फर्स्ट एंड फोरमोस्ट डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसका नाम है इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, IFCI। 1948 में इंडिया के इंडिपेंडेंस होने के बाद 1947 के बाद इमीडिएटली ये हमने एस्टैब्लिश किया। अब अलग अलग सेक्टर्स में ये डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आ गए, इन सभी के नाम फटाफट से हम देखेंगे। एंड ये अलग अलग सेक्टर्स में जो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की ज़रूरत है, फॉर एग्जांपल सोशल सेक्टर, एजुकेशन एंड हेल्थ फील्ड हो गया। टूरिज्म में भी इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, कनेक्टिविटी होनी चाहिए। इसी तरीके से शिपिंग का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोस्टल एरियाज एज वेल एज इनलैंड शिपिंग में ज़रूरत पड़ती है। राइट, रेलवेज हो गया। सभी सेक्टर्स में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने से रिलेटेड ये ऑर्गेनाइजेशन जो है बनाए गए, इंस्टीट्यूशंस को बनाया गया। तो लेट अस हैव अ लुक एट द स्टेट लेवल। स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एक्ट 1951 के तहत एस्टैब्लिश किया गया। 1955 से 2021 के बीच के डेवलपमेंट्स अगर हम देखें तो इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ICICI
इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसे एस्टैब्लिश किया गया 1955 में, इन द सेम ईयर जब कौन आया था, एसबीआई, ठीक है। एलआईसी 1956 में आया। रीफाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये जो है आईडीबीआई के द्वारा लेटर ऑन टेक ओवर कर लिया गया था वो। ऑल्सो एग्रीकल्चर सेक्टर में एग्री रीफाइनेंस, यूटीआई, आईडीबीआई, ये जो है अगेन इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो फंड्स है उन्हें प्रोवाइड करते, फाइनेंस प्रोवाइड करते। इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल सेक्टर, जीआईसी, नैपफिड अभी रिसेंटली जो है 2021 में लाया गया। 1964 की अगर हम बात करें तो जो आरबीआई के पावर्स है टू रेगुलेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वो बढ़ाए गए, एंड एज अ रिजल्ट डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को एकदम सोलली रेगुलेट करने लगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके अलावा 1974 में जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का डेफिनेशन है उसे एक्सपैंड किया गया सो एज टू इनकॉर्पोरेट मेनी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यानी कि 64 एंड 74 में एसेंशियली आरबीआई के जो पावर्स है ओवर द डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस उसे एक्सटेंड किया गया। 1981-86 में और भी एक्सपोर्ट से रिलेटेड एग्जिम बैंक आया, नाबार्ड जो है ये नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, एज वी नो एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड ये आया, एंड इट प्लेड अ वेरी ह्यूज रोल एग्रीकल्चरल सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट को फाइनेंस करने से रिलेटेड। ऑल्सो 1986 में SCICI शिपिंग रिलेटेड, पावर रिलेटेड, इंडियन रेलवेज, ये सारे जो है आए। 1987-88 के बीच में रिस्क कैपिटल टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट से रिलेटेड ये कॉरपोरेशन आया। इसी तरीके से यू कैन सी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये लाया गया। हाउसिंग सेक्टर में भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट DFI की जरूरत थी, सो वी केम अप विथ नेशनल हाउसिंग बोर्ड, ठीक है। 1988 में इसे एस्टैब्लिश किया गया, एंड फाइनली 1989-97 के बीच में टूरिज्म रिलेटेड, स्मॉल इंडस्ट्रीज रिलेटेड सिडबी को लाया गया जो कि आईडीबीआई से कार्व आउट किया गया था। 1997 में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, अगेन जनरल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने से रिलेटेड हम लेकर आए। सो वी हैव सीन व्हाट आर डीएफआईस और उनका एवोल्यूशन हमने देख लिया। आगे हम गैप्स एंड कंसर्न्स क्या, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्लासिफिकेशन किस तरीके से हम कर सकते हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये हम देखेंगे। ऑल्सो 8 जो है डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में भी हम पढ़ेंगे एज पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। सो द गैप्स वर, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस करने के लिए और बाकी जो फाइनेंशियल हमारा सिस्टम था उसमें देयर वर सम गैप्स, क्या थे, फाइनेंशियल जो वर्किंग कैपिटल है उसे फाइनेंस करने के लिए जो है बहुत प्रॉपर रिसोर्सेस नहीं थे। ऑल्सो फंड्स जो प्रोवाइड किए जा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा माल प्रैक्टिस यहाँ पे हो रहा है, लोन दिया जा रहा है, डिफॉल्ट हो रहा है, या फिर पेमेंट नहीं कर रहा है, या फिर भाई भतीजों को दिया जा रहा है, ये सब। कैपिटल मार्केट रिस्की वेंचर्स में काफ़ी लोग इन्वेस्ट कर रहे थे, या फिर लोग इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे थे, बिकॉज ऑफ विच जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो भी एक लेवल पर जो है रुक गया। और इसके साथ लिमिटेड इश्यू हाउसेस थे, यानी कि फंड्स अगर आपको उठाने हैं कैपिटल फंड्स कहीं से, तो इश्यू हाउसेस, दीज आर द एंटिटीज जो कि एक्चुअली हेल्प करते हैं आपको कैपिटल उठाने के लिए, किसी से पैसे जो है उठाने के लिए। तो कंपनी से 1-2 रुपए नहीं उठाते हैं ना, करोड़ों में उठाते हैं पैसे, तो वो जनरल पब्लिक या फिर लार्जर जो बैंक्स एंड ऑल है वहाँ से उठाना पड़ता है। तो वो पैसे उठाने के लिए प्रॉपर इश्यू हाउसेस नहीं थे, बॉन्ड सिक्योरिटीज का चलन नहीं था उस समय इनिशियली। तो दीज वर द इश्यूज। अब इसके सामने हम डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को लेकर आए सो दैट हमारे एम्स विद रिस्पेक्ट टू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वो फुलफिल हो। किस तरीके से डेवलपमेंट इन द सेक्टर्स ऑफ इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, इंटरनेशनल ट्रेड वगैरह हम करना चाहते थे। ये जो है हमारे इंडिया के ग्रोथ को थ्रू हेल्पिंग द प्रायोरिटी सेक्टर रूरल डेवलपमेंट ये आगे बढ़ाता, और साथ के साथ स्किल्स, SME जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है, प्रमोशनल सर्विसेज को बढ़ावा देने से रिलेटेड। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट सिर्फ एक पर्टिकुलर एंटिटी नहीं कर सकती है। फॉर एग्जांपल एक रोड बनाना है तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट तो है ही, बट अगर ये रोड किसी लेट्स से एक नदी के ऊपर से जा रहा है तो यहाँ पर जल शक्ति मिनिस्ट्री, ऑल्सो वेरियस अदर मिनिस्ट्रीज, लेट से कोई यहाँ पर पाइपलाइन भी है, ऑल्सो देर इज दिस इलेक्ट्रिसिटी का जो है पिलर है, तो कई मिनिस्ट्रीज का यहाँ पे काम आ जाता है। तो इनके बीच कोऑर्डिनेशन
क्रिएट करना, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट. सो दीज वर द मेन एम्स DFI से रिलेटेड. अब क्लासिफिकेशन किस तरीके से कर सकते हैं, देयर वर दिस डेडिकेटेड डेवलपमेंट बैंक्स IFCI, IDBI. तो ये आप देख रहे हो डेडिकेटेड इस चीज के लिए ही एस्टेब्लिश किया गया था, लेटर ऑन ये बैंक्स बन जाते हैं. तो आज के डेट में ये डेवलपमेंट बैंक्स है. स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी हैं जो कि पर्टिकुलर सेक्टार्स को केटर करते हैं. फॉर एग्जांपल एग्जिम बैंक एक्सपोर्ट इंपोर्ट सेक्टर को खाली, नाबार्ड, IFCI, TDICI, ये सब राइट. लाइक नाबार्ड जो है एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट सेक्टर को ही खाली कैटर करता है. इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस फॉर एग्जांपल LIC, UTI, ये सिर्फ इन्वेस्ट कर रहे हैं. दे आर नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर. ठीक है. स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशंस, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस, SIDCs, ये सब एस्टैब्लिश किए गए. ओके, दीज आर द क्लासिफिकेशन. नाउ लेट अस हैव अ लुक एट द रोल क्या है इन डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का. मेनली सारे सेक्टर्स को सपोर्ट करने के लिए डाइवर्सिफाइड एसेट पोर्टफोलियो, 10 इयर्स के जो टेनोर के लार्ज लोन्स हैं, फंड्स है, वो भी प्रोवाइड हो, ये मेन एम है. ये चीज़ जो है ट्राई की गई है सिंस द बिगिनिंग. डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी स्टेप्स लिए. प्रेफरेंशियल मार्केट एक्सेस प्रोवाइड किया. मार्केट एक्सेस यानी कि इनको तो पैसे चाहिए ना, अगर उन्हें इन्वेस्ट करना है, लॉन्ग टर्म लोन्स वगैरह प्रोवाइड करने हैं, वो पैसे कहाँ से आएंगे. तो गवर्नमेंट एक्सेस गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया टू द मार्केट, ताकि ये मार्केट से ये पैसे उठा सके. इसके साथ साथ लॉन्ग टर्म रिसोर्सेज, नेशनल इंडस्ट्रियल क्रेडिट लॉन्ग टर्म ऑपरेशंस RBI ने किया. इसके तहत लॉन्ग टर्म रिसोर्सेज प्रोवाइड करना, SLR, टैक्स सेविंग बॉन्ड्स, IT एक्ट और एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स वगैरह से, ये सारे ऐसे जो रिसोर्सेज है जिससे इन्हें पैसे जो है मिल रहे हैं, एंड उस पैसे को वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में यूज़ कर रहे थे. और डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनाने का काम, फॉर एग्जांपल एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, कैपिटल मार्केट्स के जो एरिया से उन तक एक्सेस दिलाना. बट एट दैट टाइम कैपिटल मार्केट में काफ़ी कम पार्टिसिपेंट्स थे. कैपिटल मार्केट इज जहाँ से लेट्स से फंड्स जो है ये डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस उठा रहे हैं, तो कम लोग थे, तो फंड कौन प्रोवाइड करता. अब रोल चेंजेस यहाँ पर किए गए. नसीमन कमेटी को बिठाया गया 1998 में. सो एज वी हैव सीन बैंक से रिलेटेड इसका मैंडेट था, ऑल्सो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड मैंडेट था. अब यूनिवर्सल बैंकिंग का एमर्जेंस हुआ. अब ये चीज़ ध्यान से देखिएगा कि यूनिवर्सल बैंकिंग जो है, इसका मतलब है कि बैंक से रिलेटेड और ये बैंक जो है बहुत सारे एक्टिविटीज़ करते हैं. सारे एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना बाय अ सिंगल बैंकिंग कंपनी. सो दैट इज़ यूनिवर्सल बैंकिंग. इन सारे एक्टिविटीज़ में एक एक्टिविटी डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का भी है, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से रिलेटेड भी है, तो उसको भी सपोर्ट करना. इसके साथ साथ जो डेट मार्केट है उसका डेप्थ थोड़ा लो था उस समय, तो उसे बढ़ाने से रिलेटेड. डेप्थ लो होने का मतलब है डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करने का काम कैपिटल मार्केट सही से नहीं कर पा रहा था, तो उससे रिलेटेड स्टेप्स लिए गए. ठीक है. तो दीज आर द थिंग्स. नाउ लेट अस ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन. सबसे पहला, फर्स्ट डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन कहाँ कौन सा था जो इंडिया में स्टार्ट किया गया था. रिस्क कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी फाइनेंस कॉर्पोरेशन, या इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया IDBI, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ICICI. सो एज वी नो द करेक्ट आंसर हियर इज व्हाट, B, है ना, IFCI. नो मूविंग ऑन. अब हम क्या कर रहे हैं, ये सारा तो हम डिस्कस कर चुके हैं. DFIs का ज़रूरत क्या है, क्या इश्यूज थे उस समय, और कौन कौन से एग्जाम्पल्स जो हैं, कौन कौन से DFIs को एस्टेब्लिश किया गया था. अब इनको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं. फर्स्ट हियर इज इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया IFCI. ये 1948 में सबसे पहला डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था जिसे एस्टेब्लिश किया गया था. इसके लिए एक एक्ट लाया गया था और इसको एस्टेब्लिश किया गया था. सो एक स्टैट्यूटरी बॉडी बन गया, गवर्नमेंट का बॉडी है. सबसे पहला DFI, काफ़ी प्यारा सा जो है इसे एस्टेब्लिश किया गया. 1993 में इसे एक लिमिटेड कंपनी बना दिया गया लेटर ऑन, क्योंकि लिमिटेड कंपनी बनने के बाद और भी ज़्यादा ईज के साथ गवर्नमेंट के अंडर क्या है, गवर्नमेंट का सुनना पड़ता है. लिमिटेड कंपनी तो गवर्नमेंट का सुनने का जो काम है थोड़ा सा कम हो गया, एंड देन इजीली ये कैपिटल मार्केट एंड वेरियस अदर मार्केट्स के साथ इंटीग्रेट करता. और साथ के साथ उस इंटीग्रेशन का एक और पहलू ये था कि इजीली फंड्स उठा सकता एंड फंड्स को मोबिलाइज कर सकता. सो दैट इज़ द थिंग.
ऑथराइज्ड कैपिटल इसका इनिशियली 10 करोड़ का था, 250 करोड़ तक इसे बढ़ाया गया आगे जाकर 1986 में उसके एक्ट को अमेंड करके। एक्टिविटीज़ मेनली आप ये देखेंगे, ये सारे जो 8 डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की हम बात कर रहे हैं, दो तरह के एक्टिविटीज़ वो परफॉर्म करेंगे। एक तो फाइनेंस प्रोवाइड करना, दूसरा प्रमोशनल या डेवलपमेंट एक्टिविटी। ठीक है, ये दो चीज़ें कॉमन रहेंगी। प्रमोशनल एंड डेवलपमेंट फाइनेंस का क्या है, डायरेक्टली फाइनेंस वो प्रोवाइड करते हैं, या तो ये किसी को पैसे देते हैं और वो आगे देते हैं। फॉर एग्जांपल नाबार्ड जो रूरल बैंक्स है उनको पैसे दे रहा है और वो आगे एग्रीकल्चर सेक्टर में लोन्स प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली हम जाके नाबार्ड से लोन लेना हमारे लिए डिफिकल्ट होगा, सो वी विल बी टेकिंग फ्रॉम द बैंक्स, और बैंक को एक्चुअली नाबार्ड प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज कॉल्ड रीफाइनेंस। ठीक है, ये फाइनेंस हो गया, ये रीफाइनेंस है, यानी कि इस फाइनेंस को फाइनेंस करना, दैट इज रीफाइनेंस, तो वो प्रोवाइड किया जाता है ऐसे फाइनेंस। प्रमोशनल ऐसे एक्टिविटीज जहाँ पर कुछ इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशंस को एस्टैब्लिश करने में थोड़ा हेल्प प्रोवाइड करते हैं ये डीएफआईस, ताकि वो उन्हें प्रमोट एंड डेवलपमेंट में जो है हेल्प कर सके। सो मेनली वो है, वही चीज़ें यहाँ पर भी है। फाइनेंशियल प्रमोशनल ये एक्टिविटीज़ है, इनिशियली ये लेंडिंग को कन्फाइंड था, यानी कि ओनली लोन देने के लिए ये इनिशियली बनाया गया था। बट देर वॉज वन अदर थिंग, जो कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, ये प्रोजेक्ट्स में कोई जो अपना फंड्स है वो लगा नहीं रहा था। ऐसे में इस तरह के प्रोजेक्ट्स को चाहिए थी अंडरराइटिंग की हेल्प। अंडरराइटिंग में क्या होता है, ये कुछ एंटिटीज होते हैं जो कि बताते हैं कि ये प्रोजेक्ट कैसे हैं, ये प्रोजेक्ट क्या इन्वेस्ट करने के वर्दी हैं, और अगर हैं तो अंडरराइटर खुद ही इसमें इन्वेस्ट करने लगते हैं, पैसे लगाने लगते हैं, एंड उससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो अंडरराइटिंग की ज़रूरत थी, जो इनिशियली आईएफसीआई ने भी नहीं प्रोवाइड किया। ठीक है, इसीलिए हम देखते हैं कि आगे जाकर आईसीआईसीआई को लाया जाता है, जो कि अंडरराइटिंग और काफ़ी डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज़ करता है। गवर्नमेंट कंपनी है, 2015 में बनता है, एंड आगे ये आज के डेट में अगर हम देखें तो एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन एनबीएफसी है, नॉन डिपॉजिट टेकिंग एंड सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट, यानी कि एक ऐसा एनबीएफसी है जहाँ पर डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं हो रहे हैं, और सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट है आज के डेट में। सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बहुत ही लार्ज जो कंपनीज है या फिर बैंकिंग बैंक्स है, उन्हें सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट माना जाता है। ऐसे लार्ज, इतना लार्ज है आईएफसीआई कि अगर ये फेल होता है तो बहुत सारे जो एंटिटीज है इंडिया में वो सब भी फेल हो जाएंगे, यानी कि बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है उस पर। तो इस वजह से सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट इसे कहा गया है। ओके, सो दैट इज़ द थिंग। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये सारी चीज़ें, एंड देन ये एक्टिविटीज़ थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। फाइनेंशियल क्या है, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स को जो है पैसे देना, वहाँ पर लोन्स प्रोवाइड करना, टेलर मेड प्रोडक्ट्स में लोन्स, फी बेस्ड एक्टिविटीज़, गारंटीज वगैरह प्रोवाइड करना। अगर कोई, लेट्स से मैं किसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में पैसे लगाने से डर रहा हूँ, तो यहाँ पे आईएफसीआई विल गिव द गारंटी कि भाई अगर तुम्हारे पैसे लॉस होंगे तो आई विल पे, तो दैट इज़ अ गारंटी। ठीक है, तो इस तरीके से हेल्प करना। इसके अलावा फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में कॉर्पोरेट एडवाइस प्रोवाइड करना भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, कि भाई तुम ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हो या नहीं, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सब बताना। ठीक है, कस्टमाइज सर्विसेज, एफडीआई लाने के लिए कैटलिस्ट बनता है, कंसल्टेंसी सर्विसेज वगैरह, कॉर्पोरेट एडवाइजरी सर्विसेज फॉरेन इन्वेस्टर्स को भी देता है। प्रमोशनल एक्टिविटीज़ फॉर एग्जांपल फाउंडिंग एंड डेवलपमेंट, कई सारे जो ये इंस्टीट्यूशंस है इनमें इसका हाथ है, सब्सिडियरीज एसोसिएट्स अपने अंडर एस्टैब्लिश करता है डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए। साथ के साथ एसएमईज जो हैं उनको सपोर्ट करने के लिए उनका एसेट फाइनेंसिंग, आईपीओ मैनेजमेंट, मर्जर वगैरह आईएफसीआई के द्वारा किया जा रहा है। एसएमईज कौन है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो ये सारे जो हैं होल्डिंग कॉरपोरेशन, वेंचर कैपिटल, फैक्टर्स, इन सब के लिए सब्सिडियरीज इसने एस्टैब्लिश किए। सो दैट इज आईएफसीआई। मूविंग ऑन, आईसीआईसीआई ये इनिशियली जो एस्टैब्लिश किया गया था, एक इनिशिएटिव था वर्ल्ड बैंक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इंडियन इंडस्ट्री का, 1955 में लाया गया था। इनिशियली ये बैंक नहीं था, आज के डेट में ये बैंक है। ठीक है, इनिशियली डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था। प्रोजेक्ट्स को मेनली जो है फाइनेंस करने के लिए इसे लाया गया था। एंड एज आई होप यू रिमेंबर कि हमने पिछले साइड में देखा था कि अंडर राइटिंग नहीं की जा रही थी, तो अंडर राइटिंग करने के लिए मेनली इसे एस्टैब्लिश किया गया था
कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है ये प्रोजेक्ट्स इन्वेस्टमेंट लायक है या नहीं, ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सके, और अगर है तो आईसीआईसीआई खुद ही उसमें इन्वेस्ट इनिशियली करे ताकि बाकी लोगों को प्रोत्साहन मिले। ठीक है, दैट इज मेनली द टॉक विद रिस्पेक्ट टू अंडर राइटिंग। आईसीआईसीआई आगे जाकर ये जो है बैंक बनता है, एंड ऑल्सो बैंक बन के इसके रोल काफ़ी डाइवर्सिफाई होता है। नॉर्मली बैंक्स क्या करते हैं, लोन देना, डिपॉजिट लेना। अब इसका रोल डाइवर्सिफाई मर्चेंट बैंकिंग कर रहा है ये, नॉन फंड बेस्ड एक्टिविटीज़ फॉर एग्जांपल लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक गारंटीज वगैरह भी दे रहा है। पहला एक अचीवमेंट 1999 में आईसीआईसीआई का था कि ये फर्स्ट इंडियन एंड नॉन जापान एशियन कंपनी बनता है जो कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होता है। ठीक है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे आज तक कोई भी एशियन कंपनी लिस्टेड नहीं थी अपार्ट फ्रॉम जापानीज कंपनीज। ठीक है, तो एशियन कंपनी सबसे पहला ये बनता है। फर्स्ट यूनिवर्सल बैंक इंडिया में आईसीआईसीआई एस्टैब्लिश किया जाता है 2002 में। लेटर ऑन आईसीआईसीआई को आईसीआईसीआई बैंक के साथ मर्ज कर दिया जाता है। ये अब एनआरआईज को भी एडवाइस कर रहा है 1982 के बाद से विद रिस्पेक्ट टू वेरियस इन्वेस्टमेंट्स एंड अकाउंट्स वगैरह से रिलेटेड। ठीक है, इसके भी अगेन एक्टिविटीज़ फाइनेंशियल और हैं जहाँ पर फाइनेंस करना, अंडर राइटिंग, ये सब तो है ही हैं। इसके साथ साथ डायरेक्ट सिक्योरिटीज़ को सब्सक्राइब करना, 15 ईयर्स के लॉन्ग टर्म लोन्स भी प्रोवाइड कर रहा है, फॉरेन करेंसी पेमेंट्स वगैरह भी प्रोवाइड कर रहा है, लीजिंग रिलेटेड एक्टिविटीज़ भी है। अब अगेन देखो, प्रमोशनल एंड जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ भी है जहाँ इंस्टीट्यूशंस इसने सेटअप किए हैं वेंचर कैपिटल से रिलेटेड, और कई सारे स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशंस, यहाँ पर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, ओटीसी एक्सचेंज को एस्टैब्लिश करने में आईसीआईसीआई ब्रोकरेज, सिक्योरिटीज ब्रोकरेज, पर्सनल फाइनेंशियल सर्विसेज, कैपिटल सर्विसेज, हाउसिंग इंस्टीट्यूशंस वगैरह। ठीक है, नेक्स्ट इज द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो इंडस्ट्रीज को डेवलप, इंडस्ट्रीज का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए वी नीड सपोर्टिंग मैकेनिज्म, और वो इस बैंक को एस्टैब्लिश करके किया गया था। बहुत ही स्पेसिफिक एंड बढ़िया इसके एक्टिविटीज़ है, यू कैन हैव अ लुक। 1964 में ये ओरिजिनेट करता है, होली ओन्ड सब्सिडियरी आरबीआई का ये बनता है इन 1976 लेटर ऑन, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट है उसे ऑगमेंट किया जाए, लार्ज इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स को लोन्स जो है, जो फाइनेंस है वो मिले। एंड आईपीओ इसका 1995 में आता है। 72% इसको जो है आईपीओ और उसके जो शेयर्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सब्सक्राइब करती है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओनरशिप और पूरी ओनरशिप यहाँ पर 2000 करोड़ तक की हो जाती है आईडीबीआई बैंक में। सो इट इज़ रियली लार्ज। इसके अलावा फाइनेंशियल सोर्सेज इसके क्या क्या है, ऑथराइज्ड कैपिटल इसका जो है 50 करोड़ से 2000 करोड़ तक इनिशियल कैपिटल जो है वो प्रोवाइड किया जाता है, और बोरोइंग्स भी कर सकता है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आरबीआई से। ठीक है, ये पैसों को बोरो कर सकता है। अब इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करना है तो पैसे तो चाहिए, तो पब्लिक से नहीं, गवर्नमेंट और आरबीआई से ये बोरो करता है। इसके अलावा प्रमोशनल एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व है, जहाँ पर एक पूरे इंडिया में नेटवर्क एक बनाया हुआ है, बहुत सारे जो टेक्निकल कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशंस है, और वहाँ पर जाकर इंडस्ट्रीज़ को कैसे एस्टैब्लिश करना है, स्केल अप करना है, इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को बनाने में बहुत बड़ा हाथ है इसका। इसके साथ साथ आईडीबीआई को आईडीबीआई बैंक के साथ लेटर ऑन लाइक आईसीआईसीआई बैंक इसे मर्ज कर दिया गया। बैंक मर्जर 2004 में हुआ, और इसमें बहुत सारे आईडीबीआई के जो और भी सब्सिडियरीज एंड एसोसिएट इंस्टीट्यूशंस थे उन सभी को मर्ज किया गया विद आईडीबीआई। ठीक है, फंक्शंस मेनली आर टू कोऑर्डिनेट रीफाइनेंस, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उन्हें रीफाइनेंस करना, ताकि वो इस तरह के इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को जो है फाइनेंस कर सके। इंडस्ट्रीज को डायरेक्टली सपोर्ट भी करता है, वहाँ पर सर्विस करना, डायरेक्ट लोन्स भी प्रोवाइड करता है टू द इंडस्ट्रीज, लार्ज इंडस्ट्रीज को। और ऑपरेशंस यहाँ पर देखें तो डायरेक्ट असिस्टेंस, यू कैन सी प्रोजेक्ट को फाइनेंस करना, सॉफ्ट लोन असिस्टेंस प्रोग्राम 1976 में लाया गया। यहाँ पर लोन्स जो दिए जा रहे हैं वो स्पेसिफिक सेक्टार्स से रिलेटेड ये लोन्स है, एज वेल एज आईडीबीआई, आईसीआईसीआई, आईएफसीआई वगैरह को लोन प्रोवाइड करके बाकी जो सेक्टार्स में इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके डेवलपमेंट को भी सपोर्ट करना। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड 1976 में ये लाया गया, ताकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स वगैरह के थ्रू इंडस्ट्रियल यूनिट्स टेक्नोलॉजी अपना डेवलप कर सके। टेक्नोलॉजी लेट से यूएसए से मुझे कुछ नया टेक्नोलॉजी जो है इंपोर्ट करना है, तो आईडीबीआई विल हेल्प लोन प्रोवाइड करके। रिहैबिलिटेशन असिस्टेंस, जहाँ पर सिक यूनिट्स है जो इंडस्ट्रीज अभी बहुत अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहे हैं उनको भी हेल्प प्रोवाइड करना। इनडायरेक्ट असिस्टेंस, ये तो डायरेक्टली लोन प्रोवाइड करना हो गया। इनडायरेक्टली रीफाइनेंस करना, बिल्स को रीडिस्काउंट, जैसे कि कोई इंडस्ट्री है जिसे बिल पेमेंट अभी आना है तो वो बिल को ले जाके आईडीबीआई में देगा तो दे विल गिव द मनी
इन अ डिस्काउंटेड मैनर, या फिर वो ये लेके डायरेक्टली जो बैंक के पास जाएगा तो उसको सामने मनी मिलेगा, और बैंक अगर इस तरीके से इंडस्ट्री को हेल्प कर रहा है तो आईडीबीआई इज गोइंग टू हेल्प देम फर्दर। ठीक है, ये बिल लेट्स से इंडस्ट्री ने बैंक के पास ले गया और इसको जो है पैसे थोड़े डिस्काउंटेड वे में मिल गए, ये अब आईडीबीआई के पास जाएगा तो आईडीबीआई इज गोइंग टू टेक दैट बिल एंड इसको भी पैसे दे देगा। ठीक है, यहाँ सीड कैपिटल यानी कि इनिशियल स्टार्टअप्स वगैरह को सपोर्ट करने का भी यहाँ पर प्रावधान है। नेक्स्ट स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। पिछला आईडीबीआई क्या था इंडस्ट्रीज के लिए, अब ये स्पेसिफिकली स्मॉल इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करने के लिए लाया गया था। अब देख रहे हो ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन का अपना अपना इंडिविजुअल जो है स्पेसिफिक एम है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट, एंड उन्हीं लाइंस पे सारे प्रोविजंस अगर आप समझोगे तो बहुत आराम से समझ में आएगा। 1990 में लाया गया, 1989 के एक्ट के तहत आईडीबीआई के अंडर इसे रखा गया। ऑब्वियसली इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट के लिए आईडीबीआई, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट के लिए सिडबी। तो ये जो है एसआईडी फंड, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट के फंड्स एंड नेशनल इक्विटी फंड्स वगैरह को एडमिनिस्टर ऑलरेडी कर रहा था। ऑब्जेक्टिव इसका क्या है, स्मॉल इंडस्ट्री एमएसएमई सेक्टर को सपोर्ट करना मेनली। इसके साथ साथ अगेन सेम काइंड ऑफ फंक्शन है इसके, डायरेक्ट इंडायरेक्ट फाइनेंस, रीफाइनेंस, डिस्काउंट, बिल डिस्काउंटिंग, मार्केट जो है एमएसएमई प्रोडक्ट्स को मार्केट करने का भी इसका मैंडेट है। अदर फंक्शंस क्या है, फैक्टरिंग, लीजिंग, एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करना, मॉडर्नाइजेशन, वर्किंग कैपिटल वगैरह प्रोवाइड करना। तो ये क्या करता है, डायरेक्ट लोन्स प्रोवाइड करता है, डायरेक्टली स्मॉल इंडस्ट्रीज को लोन प्रोवाइड करेगा, या फिर रीफाइनेंस यानी कि बैंक को पैसे देगा और फिर बैंक स्मॉल इंडस्ट्री को पैसे देंगे, रीफाइनेंस। इसके अलावा माइक्रो फाइनेंस भी प्रोवाइड करता है, यानी कि छोटे छोटे, माइक्रो फाइनेंस का मतलब क्या है, छोटे लोन्स प्रोवाइड करना। तो स्मॉल इंडस्ट्री से, माइक्रो इंडस्ट्री से तो छोटे लोन्स भी चाहिए, 10,000 50,000 के लोन्स तो इट विल प्रोवाइड। इसके अलावा आज का स्टेटस अगर हम देखें तो शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज 22 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का यहाँ पर शेयर होल्डिंग है। ओके, सो दैट इज द थिंग अबाउट सिडबी। इनडायरेक्ट एंड माइक्रो फाइनेंस किस तरीके से देख लेते हैं। इनडायरेक्ट फाइनेंस रीफाइनेंस किया जाता है बैंक्स एनबीएफसीज को, लोन्स एनबीएफसीज को प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि वो स्मॉल इंडस्ट्रीज को लोन दे सके आगे जाकर। माइक्रो फाइनेंस के 3 स्कीम्स हैं, माइक्रो लेंडिंग डेवलपमेंट, रिस्पॉन्सिबल फाइनेंस इनिशिएटिव, जहां पर कोऑपरेशन एंड राइट लेंडिंग प्रैक्टिसेस वगैरह जो है फॉलो करना, एंड बियॉन्ड माइक्रो फाइनेंस, जैसे कोई माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज हैं जिन्हें लार्ज लोन्स चाहिए, बड़े अमाउंट के, करोड़ों में चाहिए, तो दैट ऑल्सो इट प्रोवाइड्स एडिशनल प्रोडक्ट्स। यहाँ पर क्या है, स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए कुछ एडिशनल प्रोडक्ट्स है। स्टार्टअप लाइफ साइकिल अलॉन्ग विद सिडबीज इंटरवेंशन, फंड ऑफ फंड फॉर स्टार्टअप। ठीक है, तो फंड्स हैं बहुत सारे जो स्टार्टअप को सपोर्ट कर रहे हैं, अब इन सभी का एक फंड बना दिया ताकि और जो है फाइनेंस इनको प्रोवाइड किया जा सके बाय सिडबी। एस्पायर फंड जो इनिशियल स्टेजेस है स्टार्टअप उनको हेल्प करना, इंडिया इंस्पिरेशन फंड इक्विटी एंड इक्विटी बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स वगैरह स्टार्टअप्स एमएसएमईज में करना, और ये आरबीआई के द्वारा सपोर्टेड इनिशिएटिव है। सिडबी के बहुत ही इंपॉर्टेंट डायरेक्ट लोन प्रोग्राम्स हैं, सो इनको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहला जो काइंड ऑफ लोन है इसका नाम है स्माइल स्कीम। तो ये क्या है, सिडबी मेक इन इंडिया सॉफ्ट लोन फंड फॉर एमएसएमईज। एमएसएमईज को सिडबी डायरेक्ट लोन प्रोवाइड करता है, कितना, 10 लाख रुपए तक का। अगर किसी एमएसएमई को अपना खुद का जो इक्विपमेंट है उसे फाइनेंस करना है, एमएसएमई नया इक्विपमेंट लाना चाहता है तो उसके लिए पैसे चाहिए, सिडबी से लोन ले सकते हो 10 लाख तक। मिनिमम लोन साइज बाकी चीज़ों के लिए 25 लाख तक का मिल सकता है। यहाँ ये लोन का टेनर 10 ईयर्स तक का हो सकता है, और 3 ईयर मोरेटोरियम यहाँ पर मिल रहा है कि 3 ईयर बाद तक का आप जो है उसे एक्सटेंड भी कर सकते हो। नेक्स्ट है स्माइल इक्विपमेंट फाइनेंस, जो कि मिनिमम लोन यहाँ पे 10 लाख का 72 मंथ्स यानी कि 6 ईयर्स के लिए है। लोन्स अंडर पार्टनरशिप विथ ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, तो यहाँ पर एक लोन वैसा भी है जैसे एमएसएमई है, उसको अगर कहीं किसी एंटिटी से, किसी कंपनी से सामान लेना है तो इसको जो है सिडबी इज गोइंग टू पे, और ये एक तरीके से लेटर ऑन ये होगा कि दिस इज गोइंग टू पे दैट लोन। ठीक है, तो इस तरीके से वर्किंग कैपिटल के लिए भी क्रेडिट प्रोवाइड किया जाता है। अब सिडबी के और भी डायरेक्ट लोन इनिशिएटिव्स है। द फर्स्ट वन हियर इज स्पीड इनिशिएटिव। तो ये क्या है, लोन फॉर परचेज ऑफ इक्विपमेंट, अगेन इक्विपमेंट परचेज करने के लिए है। 100% कोई भी मशीनरी आप बड़ी सी जो खरीद रहे हो तो 100% सिडबी इज गोइंग टू प्रोवाइड दैट 1 करोड़ तक, अगर वो न्यू कस्टमर है तो
पुराना कस्टमर है तो 2 करोड़ तक। इसी तरीके से सिडबी प्लस करके एक इनिशिएटिव है जहां पर लोन का जो अमाउंट है वो अलग है। 2 करोड़ तक का मशीनरी अगर आप ले रहे हो तो न्यू कस्टमर को 100% प्रोवाइड किया जाएगा मनी, और 3 करोड़ तक का ले रहे हो तो इफ़ यू आर ओल्ड कस्टमर तो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट इज ट्यूलिप टॉप अप लोन फॉर इमीडिएट पर्पसेस। लेट्स से इमीडिएटली आपको कुछ खरीदना है बट आपके पैसे कहीं फंसे हुए हैं, सॉरी, और आपको कल परसों 1 महीने में पेमेंट आने वाली है, बट इमीडिएटली आपको जो खरीदना है वो आप खरीद नहीं पा रहे हो, तो यू कैन टेक दैट मनी फॉर द वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो ये चीज़ भी प्रोवाइड की जा रही है। अब नेक्स्ट है स्टार, यानी कि स्टार कहाँ होता है, ऊपर होता है, इजंट इट? सिड बी टर्म लोन असिस्टेंस फॉर रूफ टॉप सोलर पावर प्लांट्स। तो सोलर पीवी प्लांट्स को जो है लगाने के लिए लोन दिया जा रहा है। सोलर प्लांट्स कहाँ, छत के ऊपर लगाते हैं ना, तो ऐसे स्टार भी ऊपर होता है, तो स्टार से आप इस तरीके से याद रख सकते हो इस चीज़ को। 10 लाख से 2.5 करोड़ तक 5 इयर्स का लोन ये प्रोवाइड किया जा रहा है। एंड लास्ट 3 जो है कोविड से रिलेटेड है। सेफ SAFE सिड बी असिस्टेंस टू फैसिलिटेट इमरजेंसी रिस्पॉन्स अगेंस्ट कोरोना वायरस। पूरा याद करने की जरूरत नहीं, एटलीस्ट सेफ अगर आपको याद है तो यू कैन से ये जो है रिलेटेड टू कोविड है। सेफ प्लस क्या है, ये भी कोविड से रिलेटेड है, त्वरित ये भी। तो यहाँ पर 50 एंड 100 लाख का जो अमाउंट है वो प्रोवाइड किया जा रहा है टू द स्मॉल इंडस्ट्रीज, कोविड के टाइम पे जो उनके लार्ज लॉसेस हुए थे उन्हें कवर अप करने के लिए। 20% टोटल आउटस्टैंडिंग लोन जो भी किसी स्मॉल इंडस्ट्री के हैं वो सिडबी इज गोइंग टू कवर 25 करोड़ तक का जो अमाउंट है वो त्वरित के अंडर। दीज आर द लोन इनिशिएटिव्स। मूविंग ऑन, एग्जिम बैंक नाम से आपको पता चल रहा है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करना। 1982 में ये आया था, 1981 के एक्ट के तहत होली ओन किया जा रहा है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ऑल्सो इनिशियली कॉटन जूट एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए इसे लाया गया था, लेटर ऑन बाकी सारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स को भी ये प्रमोट करने लगा विद इट्स एक्टिविटीज़। आइडिया ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा दिया गया था इन 1978 टू 79। अब इसके फंक्शंस क्या है देख लेते हैं। मेनली जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से उन्हें फाइनेंस करने का काम है। ट्रेड, मशीनरी रिलेटेड ट्रेड लीज वगैरह वो जो है उसका भी, बिजनेसेस को फाइनेंस करना जो कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट में हैं, साथ के साथ जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक्सपोर्ट क्रेडिट प्रोवाइड कर रहे हैं, इंपोर्ट्स के लिए पैसे प्रोवाइड कर रहे हैं, मनी प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको भी फाइनेंस करने का, रीफाइनेंस करने का काम इसका है। इसके अलावा टेक्निकल, जैसे लेट्स से यू विल बी एक्सपोर्टर्स इंपोर्टर्स क्या करेंगे, गुड्स तो लेंगे ही, लाना ले जाना करेंगे ही, बट देन आपकी इंडस्ट्री एस्टैब्लिश्ड है लेट्स से इंडिया में, तो आप इंपोर्ट क्या करोगे, इंपोर्ट टेक्निकल जो है वो भी चीज़ें करोगे, टेक्नोलॉजी भी करोगे। यूएस से लेट्स से कर रहे हो, बड़ी मशीन है उसे इंपोर्ट कर रहे हो, तो दैट इज़ ऑल्सो देयर। मर्चेंट बैंकिंग वगैरह एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड वहाँ पर भी इसका जो है एप्लीकेशन है। ठीक है, वहाँ पर भी जो लोन है एंड हेल्प है वो एग्जिम बैंक प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ इंटरनेशनली एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स की अंडर राइटिंग करना। अब आपके इस टर्म अंडर राइटिंग का जो मीनिंग है वो अब तक आपको पता चल गया होगा, सो दैट शुड नॉट बी एन इश्यू आई गेस। लोन्स फॉरेन बैंक्स को भी लोन दे रहा है, इंडिया से ट्रेड बढ़ाने से रिलेटेड एडवाइजरी सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहा है। प्रोडक्ट्स इसके क्या है, बायर्स क्रेडिट, कॉर्पोरेट बैंकिंग, लाइन ऑफ क्रेडिट, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट फाइनेंस, प्रोजेक्ट फाइनेंस। सर्विसेज क्या क्या है, मार्केटिंग एडवाइजरी, रिसर्च एनालिसिस और एक्सपोर्ट एडवाइजरी सर्विसेज यहाँ पर हैं। तो इनको थोड़ा डिटेल में हम देख लेते हैं। तो द फर्स्ट थिंग हियर इज बायर्स क्रेडिट। बायर यानी कि लेट्स से इंडिया में एक बायर है और वो एक्चुअली सामान खरीदना चाहता है, इंपोर्ट करना चाहता है, तो उसे क्रेडिट देना, सिंपल। ठीक है, इट कैन ऑल्सो बी फॉर एक्सपोर्टर्स जो इंडिया से एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए भी। ओनली फॉर एक्सपोर्टर्स, ओवरसीज बायर जो है उसके लिए ये मेनली है। तो जो एक्सपोर्टर है इंडिया से उनके लिए मेनली है, एंड देन ओवरसीज बायर्स जो हैं उन्हें सपोर्ट करने के लिए, यानी कि इंडिया के एक्सपोर्ट्स यहाँ पे प्रमोट हो रहे हैं। एक्सपोर्टर एंजॉयज लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट, लेस कॉम्प्लेक्स पूरा जो है प्रोसेस होता है। तो लेट्स से एक्सपोर्टर है, इसको क्या हो रहा है, एक्सपोर्टर को सामान एक्सपोर्ट करना है, तो कई बार एक्सपोर्टर को हेल्प यहाँ पर की जाती है। एग्जिम बैंक इज़ गोइंग टू प्रोवाइड द फाइनेंस एंड सामान एक्सपोर्ट कर दिया, और जो पर्सन है जिसे पेमेंट करना है वो थोड़ा बाद में करेगा, ऐसे क्रेडिट पर भी ये चल जाएगा। तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम होता है, कॉम्प्लेक्सिटी कम होती है यहाँ पर, और एक्सपोर्टर को पैसे भी मिल जाते हैं, और जो जिसने इम्पोर्ट किया है उससे वसूलने का काम एग्जिम बैंक का है। कॉर्पोरेट बैंकिंग यहाँ पे लॉन्ग टर्म लोन्स वगैरह एमएसएमईज को प्रमोट करना है इस सेक्टर में। लाइंस ऑफ क्रेडिट, फॉर एग्जांपल किसी को एक्सपोर्टर बिजनेस शुरू करना है,
वहाँ पे लोन इनिशियल देने का काम भी एग्जिम बैंक करती है। ठीक है, इसके अलावा जो ओवरसीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उन्हें एक्सपैंड, उन्हें किस तरीके से जो है बायर्स को हेल्प करने का काम जो है वो भी एग्जिम बैंक के द्वारा किया जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सपोर्ट से या फिर खुद से। लेट्स से फॉरेन बायर है, वो इंडिया में सामान खरीदना चाहता है, तो उसे भी डायरेक्शन देना, एडवाइस प्रोवाइड करना, एज वेल एज फाइनेंस प्रोवाइड करने का काम किया जा सकता है। ओवरसीज इन्वेस्टमेंट फाइनेंस, जहां पर टर्म लोन्स इंडियन कंपनीज को दिए जाते हैं ताकि वो ओवरसीज इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर सके, वो खुद भी कोलैबोरेट कर सके, जॉइंट वेंचर्स एस्टैब्लिश कर सके, गारंटीज वगैरह इस तरह के जो ट्रांजैक्शन में प्रोवाइड करता है एग्जिम बैंक, ताकि ये जो रिलेशन है वो ऑन अ वेरी प्रॉपर टर्म्स जो है वो रहे। फॉर एग्जांपल एक एक्सपोर्टर है या फिर एक कंपनी है जो कि कोलैबोरेट करना चाहता है यूएस के कंपनी के साथ, तो इस पूरे चीज़ में जो भी मनी एंड ये जो कोलैबोरेशन है उस पार्टनरशिप को गारंटी एग्जिम बैंक कर देगा, ताकि इन दोनों का कोलैबोरेशन जो है एग्जिम बैंक के थ्रू प्रॉपर चैनल के थ्रू हो जाए, और इसके बाद ट्रस्ट जो है एग्जिम बैंक पे है तो इस कंपनी पे भी होगा। तो दैट इज़ द थिंग। प्रोजेक्ट जो एक्सपोर्ट्स है उन्हें फाइनेंस करने का, उन्हें हेल्प करने का, ये सारा जो है एग्जिम बैंक का काम है। सपोर्ट क्या, फंड, नॉन फंड बेस्ड सपोर्ट ये प्रोवाइड करता है, एंड अलग अलग प्रोजेक्ट्स को, सिविल इंजीनियरिंग, टर्न की, टेक्निकल प्रोजेक्ट, सप्लाईज वगैरह को ये जो है फाइनेंस एंड वेरियस अदर फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। क्लियरेंस, कई सारे प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट प्रपोजल्स जो प्रोजेक्ट्स 2000 करोड़ से 2000 करोड़ या उसके अंदर के अमाउंट के होते हैं, इन्हें एग्जिम बैंक खुद ही क्लियरेंस प्रोवाइड कर देता है, और उनको क्रेडिट प्रोवाइड करना, ये सारा काम जो एग्जिम बैंक खुद कर सकता है। 200 करोड़, सॉरी नॉट 2000, 200 करोड़ से ज़्यादा के अमाउंट के अगर हैं तो एक वर्किंग ग्रुप बनती है, और इस वर्किंग ग्रुप में एग्जिम बैंक, आरबीआई, ईसीजीसी, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन अलॉन्ग विद अदर बैंक्स जो कि फॉरेक्स डीलर्स है, ये कोऑर्डिनेट करते हैं। ठीक है, और फिर वो इस तरह के एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल देते हैं, उसे सपोर्ट करने का जो कमिटमेंट है वो देते हैं। कोऑर्डिनेटर इस पूरे चीज में कौन बनता है, एग्जिम बैंक। यहाँ पर कट ऑफ जो अमाउंट है वो कितना है, 200 करोड़, प्लीज डू रिमेंबर। अब एग्जिम बैंक कई सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है, इट इज़ नॉट दैट कि ओनली फाइनेंस। तो इन्फॉर्मेशन भी बाकी कंट्रीज से इंडिया के बीच में जो एक्सचेंज है वो काफ़ी डिफिकल्ट होती है। ऑब्वियसली वी डोंट नो कि हमारा पार्टनर कौन बन सकता है यूएस में, तो वो इन्फॉर्मेशन एग्जिम बैंक प्रोवाइड कर सकता है मार्केट एडवाइजरी सर्विसेज के थ्रू, वर्कशॉप्स, फी बेसिस पे ये करता है, रिसर्च एनालिसिस जो है इन चीज़ों से रिलेटेड, ऑल्सो एक्सपोर्ट एडवाइजरी सर्विसेज, जहाँ पर एक्सपोर्ट्स जो करते हैं उनको एडवाइस प्रोवाइड करना, रिसर्च, फी बेस्ड रिसर्च, मार्केट एंट्री प्लान वगैरह प्रोवाइड करना। ठीक है, दैट इज़ द थिंग। अब एग्रीकल्चर सेक्टर में भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, तो उसके लिए नाबार्ड जो है उसे एस्टैब्लिश किया गया था 1982 में। नाबार्ड एक्ट 1981 में आया, और बी शिवरामन कमेटी के रिकमेंडेशन के बेसिस पर इसे एस्टैब्लिश किया गया था। सो उन्होंने सोचा कि एग्रीकल्चर सेक्टर में भी इस तरह का एक बॉडी की ज़रूरत है जो कि फाइनेंस, रीफाइनेंस प्रोवाइड कर सके। ऑब्जेक्टिव एग्रीकल्चर रीफाइनेंस एज वेल एज जो आरबीआई है वो कोऑपरेटिव बैंक्स, आरआरबीज को रीफाइनेंस करता है एग्रीकल्चर सेक्टर से, और रूरल सेक्टर, रूरल एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने से रिलेटेड, तो वो भी नाबार्ड जो है ओवरटेक करे और सपोर्ट करे। क्रेडिट फंक्शंस यहाँ पे क्या है, क्रेडिट प्रायोरिटी सेक्टर को प्रोवाइड करता है। ऑल्सो स्टेट जो कोऑपरेटिव बैंक्स है, रीजनल रूरल बैंक्स एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, स्मॉल और जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स है जो एक्चुअली रूरल प्रोजेक्ट्स एज वेल एज एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट्स को फंड उन्हें जो है फाइनेंस करते हैं, उनके लिए लोन्स देते हैं, तो उनको लोन देने का काम नाबार्ड का है। ठीक है, रीफाइनेंस ऐसे करता है। और इसके साथ साथ नाबार्ड के सेक्शन 30 में दिया हुआ है कि नाबार्ड डायरेक्ट लोन भी दे सकता है कुछ इंस्टीट्यूशंस को जो कि एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रूरल एरियाज में हो। तो ये जो लोन्स हैं वो 25 ईयर्स से या फिर उससे ज़्यादा के टेन्योर के होंगे, और ये लोन्स जो हैं नाबार्ड के रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड से पैसे इसके आएंगे, और ये स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाएगा लोन। ठीक है, इसके साथ साथ किसी कुछ इंस्टीट्यूशंस जो स्टेट गवर्नमेंट में उन्हें भी। नाबार्ड प्रमोशनल एक्टिविटीज़ भी करता है, क्लाइमेट चेंज, वाटरशेड डेवलपमेंट वगैरह से रिलेटेड। इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट भी इसने कर रखा है, पॉलिसी सपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये देता है, जैसे एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड पॉलिसी गवर्नमेंट बना रही है तो उसमें नाबार्ड का इनपुट लिया जाता है। फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है कोऑपरेटिव डेवलपमेंट फंड,
उसको टेक्निकल ट्रेनिंग वगैरह। CPEC जो एक सेंटर है फॉर प्रोफेशनल एक्सेलेंस इन कोऑपरेटिव्स, इन इसके थ्रू PACS को भी सपोर्ट करता है। PACS इज़ द लोएस्ट फेडरेटेड जो बैंक का स्ट्रक्चर हमने देखा था कोऑपरेटिव्स का, उसमें से लोएस्ट इन द रूरल एरियाज, विलेज लेवल पर ये जो है PACS, ठीक है, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। तो इसे सपोर्ट किस तरीके से कर रहा है, PACS सेल बन रहा है एट द स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लेवल पर, ताकि PACS से रिलेटेड स्पेसिफिक एक्टिविटीज किए जा सके। नाबार्ड CBS प्रोजेक्ट भी यहाँ पर है, ठीक है। सुपरवाइजरी फंक्शन से इसके इंस्पेक्शन कर सकता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट सेक्शन 35 के तहत, जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स RRBs, और स्टेट सेंट्रल एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक्स जो कि लॉन्ग टर्म क्रेडिट प्रोवाइड करने वाले बैंक्स है उसके लिए भी। एंड फीडबैक इसका जो है RBI को ये देता है। नेक्स्ट हाउसिंग सेक्टर, वहाँ पर भी NHB को एस्टेब्लिश किया गया 1987 में। सब ग्रुप जो 7th 5 ईयर प्लान था, इसका एक सब ग्रुप बना। हाउसिंग फाइनेंस यानी कि हाउसिंग रिलेटेड प्रोजेक्ट्स को भी फाइनेंस की ज़रूरत है, और जितना फाइनेंस मिलेगा उतना इजीली ये प्रोजेक्ट्स डेवलप करेंगे। इवन पुअर पीपल को अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए भी इसकी ज़रूरत है, ठीक है। तो इस वजह से नेशनल C रंगराजन हाई लेवल ग्रुप ने भी रिकमेंडेशन दिया कि ऐसी एक बॉडी की ज़रूरत है। नेशनल हाउसिंग बोर्ड को एस्टैब्लिश किया गया नेशनल हाउसिंग पॉलिसी 1988 के रिकमेंडेशन के बेसिस पर लेटर ऑन। पेड अप कैपिटल इसका क्या था, RBI ने टोटली कंट्रीब्यूट किया था। 2019 में RBI ने टोटल जो है इस NHB को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सेल कर दिया। अब हाउसिंग रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ है उनको फाइनेंस करना, हाउसिंग कंपनीज, फाइनेंस कंपनीज, यानी कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स को जो फाइनेंस करते हैं, दे आर कॉल्ड हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। उनको पैसे देना वो भी NHB का काम है, और उन्हें रेगुलेट सुपरवाइज भी एक लेवल पर करता है, ठीक है। रिसोर्सेज हाउसिंग के लिए, ऑल्सो अफोर्डेबल हाउसिंग, HFCs को रेगुलेट करना, बिल्डेबल लैंड वगैरह प्रोवाइड करना, बाकी फाइनेंसिंग, प्रमोशन, डेवलपमेंट जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं वो सारे फंक्शंस हैं। ये जो है एक्चुअली रेगुलेट करता था हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को, बट नाउ द रेगुलेशन इज विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या है रोल इसका, रीफाइनेंस करना, प्रोजेक्ट लोन्स प्रोवाइड करना, गारंटी एंड स्पेशल पर्पस व्हीकल्स को एस्टैब्लिश करना, ताकि हाउसिंग का जो प्रोजेक्ट है वो जल्दी कंप्लीट हो सके। प्रमोशन एंड डेवलपमेंट में ये जो है हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को मेनली सपोर्ट कर रहा है, वेरियस तरीके से गाइडलाइंस प्रोवाइड करना, रीफाइनेंस एलिजिबिलिटी से रिलेटेड हेल्प करना, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह प्रोवाइड करना। सुपरवाइजरी जो एक्टिविटीज़ हैं इसमें आप देखोगे कि इसने डायरेक्शंस, गाइडलाइंस वगैरह हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज से रिलेटेड इशू किए हैं। ऑल्सो ये सर्वेलेंस करता है ऑफ हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। रेगुलेटर हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज का RBI है, लेकिन सुपरवाइज NHB करता है कि कुछ गड़बड़ी ना हो जाए। नेक्स्ट इज नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। तो NABFID के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं। 2021 में इसका एक्ट आया था और इसे एस्टेब्लिश किया गया था। तो बहुत ही लार्ज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो इंडिया में हैं उन्हें ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कहा जाता है, और ये इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो स्पेसिफिक सेक्टर्स में वर्क कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव एग्जिम बैंक एक्सपोर्ट इंपोर्ट सेक्टर में, नाबार्ड एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट सेक्टर में, नेशनल हाउसिंग बैंक एंड SIDBI जो है हाउसिंग एज वेल एज स्मॉल इंडस्ट्री सेक्टर में ये फंक्शन कर रहे हैं। इसी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के लिए NABFID को एस्टैब्लिश किया गया, एंड दिस इज द 5th ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इसके अलावा इसका ऑब्जेक्टिव है लॉन्ग टर्म लोन्स को प्रोवाइड करना, जो कि नॉन रिकोर्स हो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के लिए, यानी कि पीछे नहीं हटा जा सकता, लोन दे दिया तो दे दिया, ठीक है, इस तरह के नॉन रिकोर्स ये है। NABFID एक्ट में 7 चैप्टर्स और 48 सेक्शंस है। 3 और 4 सेक्शन में दिया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू एस्टैब्लिशमेंट ऑब्जेक्टिव्स NABFID के क्या है। इसका ऑथराइज्ड कैपिटल हमें याद रखना चाहिए, 1 लाख करोड़ के इनिशियल ऑथराइज्ड कैपिटल है, और 10,000 करोड़ के जो है शेयर्स वगैरह इशू किए गए हैं सारे सेंट्रल गवर्नमेंट, सॉवरेन वेल्थ फंड्स, पेंशन, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स के द्वारा इसके शेयर्स जो है होल्ड किए जा सकते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन कौन NABFID के शेयर्स होल्ड कर सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट को एटलीस्ट 26% होल्ड करना होगा, ये सेक्शन 5 में दिया हुआ है। NABFID एक्ट के सेक्शन 6 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, 1 मैनेजिंग डायरेक्टर, कई सारे डायरेक्टर्स यहाँ पर होंगे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को इंक्लूड करके ये दिया हुआ है। सेक्शन 7, 8, 9 में जनरल मैनेजमेंट और टर्म ऑफ ऑफिस जो इसमें है उनसे रिलेटेड दिया हुआ है। एंड चैप्टर 4 अगर हम देखें तो फंक्शंस एंड पावर्स क्या है NABFID के वो दिए हुए हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि NABFID खुद सब्सिडियरी या जॉइंट वेंचर इंडिया आउटसाइड में एस्टैब्लिश कर सकता है, ऑल्सो कोऑर्डिनेट कर सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग को एक्टिविटीज़ में,
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई को ये एक्चुअली एडवाइस भी करता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से रिलेटेड। ट्रस्ट एस्टैब्लिश कर सकता है, अंडर राइटिंग वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्ट्रूमेंट्स का कर सकता है, बोरो कर सकता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, एंड शॉर्ट टर्म एसेट लायबिलिटी मिसमैच जब होता है तभी ये बोरो कर सकता है, फॉरेक्स रिलेटेड डीलिंग्स भी कर सकता है। सेक्शन 18-19 में दिया हुआ है कि प्रोहिबिटेड इसके फंक्शंस क्या है, रिलेटेड पार्टी एक्टिविटीज ट्रांजैक्शंस क्या है। अब चैप्टर 4 में अकाउंट्स ऑडिट रिपोर्टिंग रिलेटेड चीज़ें दी हुई हैं। चैप्टर 7 में यू हैव रूल्स जो कि डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को आगे अगर सेटअप करना है तो व्हाट शुड बी द रूल्स, पावर्स क्या होने चाहिए, प्रोटेक्शन ऑब्लिगेशन इंडेमनिटी डायरेक्टर्स के क्या होने चाहिए। इसके अलावा सेक्शन 41 में बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट 1891 यानी कि कोई इन्फॉर्मेशन अगर नाबार्ड से पूछी जाएगी बाय द रेगुलेटर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंटली आरबीआई, तो वो इन्फॉर्मेशन इसे प्रोवाइड करना होगा बिकॉज इट विल बी ट्रीटेड एज अ बैंक under this act for the purposes of providing the information. I hope that is clear. Section 43 में ये दिया हुआ कि इसे वाइंड अप क्लोज नहीं किया जा सकता until गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस चीज को अप्रूव नहीं कर लेती। ठीक है, so these are the things related to that chapter. Exim Bank related ये आपको क्वेश्चन दिया गया है, which among the following are the functions of Exim Bank of India? Financing import export goods and services, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट मशीन्स मशीनरी वगैरह लीज हायर परचेज के लिए उसे भी फाइनेंस करता है। प्रोवाइडिंग रीफाइनेंस सर्विसेज बैंक्स अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को फाइनेंसिंग ऑफ फॉरेन ट्रेड के लिए। अंडर राइटिंग शेयर्स डिबेंचर्स कंपनीज जो कि एंगेज्ड है फॉरेन ट्रेड में। तो ऑल द फोर आर एक्टिव फंक्शंस ऑफ एग्जिम बैंक एज वी नो। तो हियर द आंसर विल बी व्हाट 1 2 3 एंड 4 डी। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द 24th चैप्टर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। काफ़ी प्यारा इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, काफ़ी प्यारा जो कॉन्सेप्ट है ये। व्हाट आर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस? तो माइक्रो फाइनेंस होता क्या है, डिलीवरी कैसे होती है, फ्रेमवर्क क्या है रेगुलेटरी, एंड आरबीआई के द्वारा क्या फ्रेमवर्क दिया गया वो हम देखेंगे। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस नाम में पता चल रहा है माइक्रो यानी कि वेरी स्मॉल फाइनेंस। लेट से किसी को 100 रुपीज़ का लोन चाहिए, कौन देगा? कोई नहीं, मनी लेंडर के अलावा कोई नहीं देगा। 1000 रुपीज़ का लोन चाहिए, कौन देगा? कोई भी नहीं, मनी लेंडर ही दे सकता है। अब मनी लेंडर क्या करेगा, पर डे का 10% इंटरेस्ट ये चार्ज करेगा, कहेगा कि 10% इंटरेस्ट तुम्हें देना है। पर वीक का 10% इंटरेस्ट चार्ज करेगा। सो दैट इज़ अ वेरी बिग इश्यू। ठीक है, यही एक ओरिजिन का रीज़न बनता है ऑफ द ग्रामीण बैंक ऑल्सो। ठीक है, बहुत ही बढ़िया ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, व्हाट इज़ दिस माइक्रो फाइनेंस? माइक्रो फाइनेंस इज़ वेरी स्मॉल लोन्स अगर किसी को चाहिए वो। इस तरह का फाइनेंस इज गोइंग टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी कि लोग अपना अकाउंट वगैरह बनवाएंगे, उसके बाद ये लोन्स उन्हें मिलेंगे तो वो भी फाइनेंशियल सिस्टम का पार्ट बनते हैं। दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल इंक्लूजन। इससे पॉवर्टी रिड्यूस होगी, उन्हें जब सही समय पे सही अमाउंट का लोन मिलेगा, दैट टू विदाउट एनी स्ट्रिंग्स, यानी कि सही टर्म्स में मिलेगा। 10% इंटरेस्ट हर दिन का तो कैसे दे पाएंगे वो बेचारे, तो वो इस तरीके से नहीं, सही प्रॉपर वे में अगर मिलेगा तो दे विल बी एबल टू बेनिफिट, इनकम लेवल्स उनके बढ़ेंगे। और इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है? माइक्रो सेविंग क्रेडिट, इंश्योरेंस, माइक्रो पेंशन, ये सभी इंक्लूडेड है। यानी कि स्मॉल अमाउंट के सेविंग्स, पहले तो जो माइक्रो फाइनेंस प्रोवाइड किया जाता था लोन्स, धीरे धीरे माइक्रो इंश्योरेंस, स्मॉल अमाउंट के इंश्योरेंस, स्मॉल अमाउंट के पेंशन भी स्टार्ट किए गए। अब ये सारी चीज़ें एक ऐसे पायनियरिंग व्यक्ति है जिनका नाम है प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। तो ये नोबेल लॉरेट है, इनको नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है फॉर हिज एफर्ट्स। ठीक है, क्या एफर्ट्स किए इन्होंने? 1976 में इन्होंने ग्रामीण बैंक का कॉन्सेप्ट लेकर आए और फर्स्ट ग्रामीण बैंक बांग्लादेश में इन्होंने एस्टैब्लिश किया। इन्हें 2006 में इसके लिए नोबेल प्राइज़ भी मिलता है। इन्होंने ये कहा है कि पुअर को जो फाइनेंस है वो कम दाम पे या इस तरीके से नहीं चाहिए, बट एक्सेस चाहिए टू द फाइनेंस। ठीक है, एक्सेस नहीं है सही तरीके के फाइनेंस का, तो वो एक्सेस कैसे मिलेगा? तो एक्चुअली इनके साथ कुछ इंसिडेंट्स होते हैं। ये कुछ रूरल एरियाज में जाते हैं और वहाँ पर थोड़ा बातचीत करते हुए उन्हें पता चलता है कि देर आर वेरियस इश्यूज। ट्रेडिशनली जो लोग क्रेडिट पैसे लोन्स प्रोवाइड कर रहे हैं, लेट से छोटा सा दुकान है मेरा और मुझे 10,000 रुपये का लोन चाहिए, तो मैं किसी से लूँगा। ओके, दैट इज़ कॉल्ड ट्रेडिशनल क्रेडिट, और वो मोस्टली एक मनी लेंडर होगा। जैसे मनी लेंडर से हम लेते हैं, आज के डेट में भी वो एग्जिस्ट करते हैं। उनका इंटरेस्ट कितना होता है? बहुत ही हाई, 10%। तो इन्होंने देखा जो बांग्लादेश के ये जोबरा एरिया था वहाँ पर ये गए और इन्होंने देखा कि वहाँ पर बहुत ही हाई इंटरेस्ट रेट, पर डे पर वीक 10% इंटरेस्ट रेट, बहुत ज़्यादा है ये। ठीक है, फॉर्मल क्रेडिट यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है, तो पुअर जो है वो कैसे डेवलप करेंगे, ये चीज़ उन्होंने देखा। तो उन्होंने कहा कि चलो इंस्टेंटली हम एक बैंक खोलते हैं। तो इन्होंने बहुत सारे लोग को
थोड़ा थोड़ा अमाउंट, थोड़ा 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 करके 42 पीपल को लोन दिया इंस्टेंटली ऑन द स्पॉट, जैसे उन्होंने ये चीज़ देखा। और ये लोन कैसा था? विदाउट एनी कोलेटरल, यानी कि आपको कोई चीज़ गिरवी नहीं रखनी है। नॉर्मल मनी लेंडर्स के पास अपने प्रॉपर्टी पेपर्स तो अपना गाय ये सब गिरवी रख के वो लोन देते हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई भी इंटरेस्ट भी नहीं, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना, ये पैसे कल ला के लौटा दो, 10 दिन में लौटा दो, 1 महीने में लौटा दो, ठीक है, बस ये चीज़। ये जो है ग्रामीण बैंक का कॉन्सेप्ट है। और इस चीज़ को स्केल अप करके इन्होंने फर्स्ट ग्रामीण बैंक इस्टेब्लिश किया इन बांग्लादेश। ग्रामीण बैंक का कॉन्सेप्ट 1983 में और भी ज़्यादा फेमस होता है। 2600 ब्रांचेस, 9 मिलियन बोरोअर्स इससे जुड़ते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। यहाँ पर विदाउट एनी कोलेटरल एंड वेरी स्मॉल अमाउंट इंटरेस्ट ये जो है दे दिया जाता था लोन, ठीक है। आपको देखकर सीधा लोन दे दिया, क्योंकि ये माइक्रो छोटा अमाउंट, 100 रुपये, 200, 300, 400 रुपये का। 5 मेंबर्स की ग्रुपिंग जो है, जो कि ओनर्स होंगे ग्रामीण बैंक के, वो बनाई जाती है। और ये सारा जो कंडीशंस है यहाँ पर वो नहीं होते हैं, ट्रस्ट और यहाँ पर कोई भी एग्रीमेंट या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत बहुत खास नहीं है, एंड यू विल गेट द लोन। ये चीज़ है। किस तरीके से डेवलप होती है इंडिया में ये माइक्रो फाइनेंस? तो आरबीआई का डिपार्टमेंट जो है प्री इंडिपेंडेंस टाइम में, आरबीआई का एक डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेंट, तो वो माइक्रो फाइनेंस रिलेटेड छोटा छोटा रूरल क्रेडिट प्रोवाइड करने से रिलेटेड एक्टिविटी शुरू करता है। अब 1960s 80s में अर्ली माइक्रो फाइनेंस प्रोवाइड किया जाता है। लीड बैंक स्कीम 1969 के तहत ये जो लीड बैंक है रूरल एरियाज में जो एस्टेब्लिश्ड है, वहाँ पर स्मॉल जो लोन्स है वो प्रोवाइड करना शुरू करते हैं। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, यहाँ पर सब्सिडाइज्ड लोन्स पुअर पीपल को दिया जाता है। नाबार्ड ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इस चीज़ में, ठीक है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को बैंक से लिंक करने का काम किया गया है, ठीक है। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है डिटेल में हम आगे देखेंगे। तो 1982 में अब एस को बैंक से लिंक करने का जो सबसे पहला एग्जाम्पल यहाँ पे दिख रहा है वो है मैसूर रीसेटलमेंट डेवलपमेंट अथॉरिटी का, जिसने 1984-85 में ये चीज़ किया, ठीक है। सेल्फ हेल्प ग्रुप को बैंक से लिंक करने का मतलब क्या है? सेल्फ हेल्प ग्रुप होता क्या है ये हम आगे डिटेल में देखेंगे, डोंट वरी, इन दिस सेशन ओनली। 92 और प्रेजेंट के बीच में मॉडर्न रिफाइनेंस इसका जो है एक प्रोग्राम ही नाबार्ड ने शुरू कर दिया 1992 में, एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम। तो वो प्रोग्राम भी अभी हम देखेंगे। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को लोन्स दिए जा रहे हैं तो आरबीआई के अंडर ये पीएसएल टारगेट को जो है फुलफिल कर रहा है, ये चीज़ कहा गया, यानी कि प्रायोरिटी सेक्टर में एसएचजी को इंक्लूड किया गया, ठीक है। और एपी में माइक्रो फाइनेंस क्राइसिस आता है 2010 में, तो व्हाट इज़ दैट क्राइसिस वो भी हम देखेंगे, और इससे किस तरीके से थोड़े चेंजेस किए जाते हैं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस और उनके एक्टिविटीज़ में, और कैसा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बैठता है वो हम देखेंगे। अब डिलीवरी ऑफ माइक्रो फाइनेंस कैसे हो रहा है? एसएचजीज के थ्रू मेनली हो रहा है। व्हाट आर एसएचजीज? सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। ये स्मॉल ग्रुप्स बनाए जाते हैं, मोस्टली वुमेन के, 10 to 20 पीपल होंगे, हिली एरियाज में 5 मेंबर्स ऐसे होंगे। ये ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप बना के थोड़ा थोड़ा पैसा हर महीना लाकर जमा करते हैं ये, ठीक है। तो ये सारे पैसे इन्होंने यहाँ पे जमा कर लिए, तो इससे क्या होगा, पूरा ग्रुप का सेविंग्स जो है एक जगह पर हो रहा है। एंड आफ्टर अ वाइल थोड़ा थोड़ा पैसा जो है ये अगर निकालेंगे तो वो उन्हें थोड़ा बल्क में मनी जब मिलेगा तो दैट विल हेल्प। सिंपल इस चीज़ के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप का एस्टैब्लिश किया जाता है। इसके अलावा ये जो मनी है वो यूज़ कर रहे थे सो एज टू डू सम एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी करके वो कमाना भी चाहते हैं, तो उसके लिए। अब लेट्स से इन सभी ने जमा किया है, 1000 रुपये जमा किए। अब ये 1000 रुपये में क्या कोई नया प्रोजेक्ट ये कर सकते हैं? तो दैट इज़ वाई इनको बैंक से लिंक करने की ज़रूरत थी, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम, ठीक है। आगे और डिटेल में देखेंगे। अब एसएचजीज क्या है और डिटेल में देख लेते हैं। होमोजीनियस ग्रुप है, एक ही जगह के रहने वाली औरतें, और दे ऑल कम टुगेदर वॉलंटरली, ये सेविंग्स हैबिट को प्रमोट करते हैं। बिलो पॉवर्टी लाइन मोस्टली इसमें होने चाहिए, इनका जो इनकम लेवल होना चाहिए बीपीएल होना चाहिए। 20 to 30% अबव पॉवर्टी लाइन अलाउ किए जा सकते हैं अगर वो बीपीएल वालों के आसपास रह रहे हैं। एक्सटर्नल फंडिंग यहाँ पर जो है वो बहुत खास नहीं दी जाती है, तो और इसी वजह से यहाँ जो बैंक लिंकेज का प्रोग्राम है वो चलाया जा रहा है। नॉट इनफ फॉर इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज़, तो बैंक से लिंक करते हैं। मेनली इस तरह के ग्रुप बनाने का क्या फ़ायदा है? फर्स्ट थिंग इसकी लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट, अगर कोई लोन चाहिए, छोटा मोटा लोन चाहिए, तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं लग रहा है, जो पैसे हमने जमा किए उसी में से निकालो, थोड़ा सा इंटरेस्ट के साथ वापस रख दो। मेंबर्स की इन्फॉर्मेशन भी फटाफट प्रोवाइड होती है। लेट्स से बैंक के साथ लिंक किया
तो इस लेडी ने अगर लोन लिया है तो बाकी लोग इसके बारे में बता रहे वहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। तो ऐसी ग्रुपिंग जब बनती है तो दे हैव इन्फॉर्मेशन, तो फटाफट से पकड़ा जा सकता है कि कहाँ पर है, पैसे कैसे लौटाएंगे। कोई कोलेटरल की यहाँ पे ज़रूरत नहीं होती और माइक्रो एंटरप्राइजेस ये सेटअप कर सकते हैं। अब लेट्स से ये सारे पैसे जो हैं ये बैंक में इन्होंने रख दिए, यानी कि दो एक्टिविटीज़ के लिए बैंक के साथ एसएचजी को लिंक किया जाता है। पहला क्या है, इन्होंने जो भी पैसे कलेक्ट किया अगर लेट्स से यहाँ पे रखा तो सेफ्टी नहीं होगी, तो इन्होंने सारे पैसे बैंक में जमा किए। तो सिर्फ सेविंग के लिए एसएचजी बैंक लिंकेज दो चीज़ों के लिए, पहला तो ओनली सेविंग्स के लिए ये किया जा सकता है, जहाँ पर सेविंग्स सारे वहाँ पे रख रहे। कंडीशंस क्या है, पहले से कोई भी नेसेसिटी नहीं है कि क्रेडिट फैसिलिटीज़ उन्होंने बैंक से अवेल किए हों। कस्टमर ड्यू डिलीजेंस का भी ज़रूरत नहीं है, यानी कि कस्टमर रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ली जाती है। कस्टमर ड्यू डिलीजेंस आपको आइडिया तो होगा इसके बारे में, तो वो भी ज़रूरत नहीं है अगर वो सिर्फ सेविंग कर रहे हैं। अगर वो बोरो करते हैं उस स्टेज पे चाहिए होगा कस्टमर ड्यू डिलीजेंस, और ये सारे ट्रांजैक्शन एसएचजी के नाम पे होंगे। दूसरा रिक्वायरमेंट यहाँ पर है, दूसरा जो पर्पस है वो बोरोइंग के लिए ये कर सकते हैं लिंकेज, यानी कि ये लोन ले सकते हैं। लेट्स से 1000 रुपीज़ यहाँ पर जमा किया है, ठीक है, इन्होंने 1000 रुपीज़ बैंक में जमा किए हैं। अब ये इसके सामने 1:1 से 1:4 तक का रेशियो जो है सेविंग्स लोन का ले सकते हैं, यानी कि 1000 रुपीज़ लोन अगर ये एसएचजी के कोई मेंबर लेना चाहते तो दे कैन 1000 से 4000 तक का लोन भी वो ले सकते हैं, यानी कि 1:1 रेशियो हो गया ये वाला 1000:1000, और 1:4 रेशियो यानी कि 1000 to 4000 रुपीज़ का लोन दे कैन टेक। तो इतना लोन प्रोवाइड कर दिया जाता है और दैट इज़ द रेशियो। अब इसके अलावा कोई मैच्योर एसएचजी से सॉरी तो 1:4 से ज़्यादा का लोन भी दे सकते हैं। पर्पस यहाँ पर क्या है, बैंक पर्पस क्या है लोन का, बैंक विल नॉट डिसाइड, कुछ भी हो सकता है। लोन्स यहाँ पर जो है एसएचजी कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल होगा पेमेंट के लिए, कोई भी कोलेटरल नहीं लिया जाता, यानी कि कोई चीज़ गिरवी नहीं रखी जाती है। एंड यहाँ 100% इस तरह के लोन्स को रीफाइनेंस नाबार्ड करता है। अगर बैंक लोन दे रहा है तो बैंक को पैसे नाबार्ड देगा, ठीक है। डिफ़ॉल्ट यहाँ पर अगर कोई मेंबर्स करते हैं तो ठीक है, पूरा एसएचजी को डिफ़ॉल्ट नहीं करना है, यानी कि लोन वापस करना ही करना है। लोन जो एसएचजी को दिया जा रहा है वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट का पार्ट होगा। इसके अलावा जो भी ये लोन दिया जा रहा है एडहॉक सर्विसेज चार्जेस यहाँ पर जो है नहीं लगेंगे। लोन्स पर लोन देने के कई सारे चार्जेस लगाते हैं, वो नहीं लगेंगे अगर 25,000 के अंदर ईच मेंबर लोन ले रहे हैं। दैट इज़ द थिंग विद एसएचजी। एंड बैंक लिंकेज भी हमने देख लिया। अब माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के टाइप्स देख लेते हैं। पहला तो इनफॉर्मल सेक्टर है जहां पर मनी लेंडर महाजन ये सब है, और दूसरा है फॉर्मल सेक्टर, ठीक है। फॉर्मल सेक्टर इनफॉर्मल यानी कि मनी लेंडर्स ये सब जो रेगुलेटेड नहीं है, ये सब हम ऑलरेडी देख चुके हैं। फॉर्मल सेक्टर क्या है, बैंक्स जो है डायरेक्टली माइक्रो फाइनेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, रेयर केसेस में होता है। इसके अलावा सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज के मॉडल्स हैं, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के भी यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है। तो ये सभी प्रोवाइड करते हैं जो ये माइक्रो फाइनेंस लोन्स है उनको, ठीक है। तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के टाइप पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्या है, नॉन प्रॉफिट माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। तो ये ऐसे हैं कि कम्प्लीटली कोई भी प्रॉफिट इन्हें नहीं चाहिए, तो उस तरीके से ट्रस्ट या फिर नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज एक्ट के अंडर ये एस्टैब्लिश किए जाते हैं। नॉट एट ऑल फॉर प्रॉफिट, फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल इसे एस्टैब्लिश किया जाता है। दूसरा क्या है, म्यूचुअल बेनिफिट माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। तो यहाँ पर कोऑपरेटिव्स हैं, ठीक है, जो पीपल इन्वॉल्व है एटलीस्ट उनका प्रॉफिट हो इसके लिए, ठीक है। म्यूचुअली एडेड कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के तहत इसे एस्टैब्लिश किया गया है एपी गवर्नमेंट के। और तीसरे हैं थोड़े कमर्शियल टाइप के, वो उन्हें हम कहते हैं एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। तो ये कंपनीज एक्ट के तहत एस्टैब्लिश किए गए लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर है। तो इनके जो इंटरेस्ट रेट्स है वो सब कमर्शियल होंगे, तो दैट इज़ द थिंग। ये नॉट एट ऑल कमर्शियल, थोड़ा कमर्शियल, बहुत कमर्शियल, ठीक है। दैट माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन समझ में आ गया। मूविंग ऑन टू वेरियस मॉडल्स ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज, ठीक है। ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप का बैंक से लिंक किया गया है, यहाँ पर मोस्टली एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ का थोड़ा सा रोल होता है, क्योंकि इन्होंने एसएचजी तो फॉर्म कर लिया लेकिन बैंक के साथ कैसे लिंक करना है इसका आइडिया ये एसएचजी जो ग्रुप है उन्हें नहीं होगा, तो ऐसे एनजीओ यहाँ पे हेल्प करता है। पहला मॉडल जो है यहाँ पर एनजीओ इन्वॉल्व ही नहीं है, काफ़ी स्मार्ट है, बैंक वाले स्मार्ट है, तो वो एसएचजी फॉर्म करते हैं, फिर उस ग्रुप से सेविंग्स वगैरह या फिर लोन से रिलेटेड करते हैं। तो देर इज़ नो इंटरवेंशन ऑफ द एनजीओ, बैंक ही कम्प्लीटली इस पूरे एक्टिविटी को करता है। मॉडल 2 में क्या हो रहा है, जो ये एनजीओ है वो बस हेल्प करता है,
फैसिलिटेट करता है कि भाई तुम्हें ये फॉर्म भरना है, ऐसे करना है, यहाँ जाना है, यहाँ जाओ, ये करो, एंड आपका लिंकेज हो जाएगा। तो फैसिलिटेटिंग एजेंसी। तीसरे में क्या है, एनजीओ के थ्रू पूरा प्रोसेस हो रहा है, एनजीओ सारे पैसे ले रहा है और बैंक में जमा कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि तीसरे मॉडल में एनजीओ कम्प्लीटली एक फाइनेंशियल इंटरमीडियरी बन जा रहा है। ठीक है, एनजीओ को सारे जो हैं पैसे दे रहे हैं और वो जाके बैंक में जमा कर रहा है। तो दैट इज द थिंग, 3 मॉडल्स, अंडरस्टूड। आगे हम बढ़ रहे हैं। जो ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, बैंक्स लोन प्रोवाइड कर रहे हैं टू द एसएचजीज। अभी एसएचजीज में कुछ लोग ऐसे होंगे जो थोड़ा कमा चुके होंगे और इन्हें क्या चाहिए, इन्हें ये चाहिए होगा कि अरे अब तो हम बड़ा बड़ा करेंगे, बड़ा सोचेंगे, बड़ा इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करेंगे। ऐसे लोग थोड़ा सा जो कमा चुके होते हैं, थोड़ा सा और इन्हें जो है पैसे चाहिए होते हैं, ऐसे लोग एक और ग्रुप बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड द जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप। ठीक है, तो ये सारे 4 to 10 मेंबर्स, दीज मेंबर्स आर फ्रॉम द एसएचजी ओनली, या फिर अलग और एक तरीके से भी बनते हैं, दैट वी विल डिस्कस। मेनली एसएचजी से बनते हैं, सेम विलेज, सेम सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड इनका होता है, लार्ज लोन बैंक से लेते हैं, 1 और मोर एसएचजी मेंबर्स से जो है मेंबर्स ही होते हैं ये। और ये एसएचजी के मेंबर्स जो जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप के मेंबर बनने के बाद भी एसएचजी के मेंबर रहते हैं, उसके एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप में ऐसे ऐसे लोग जो कि एक्चुअली चाहते हैं बड़ा कुछ करने के लिए, वो ग्रुपिंग करके बड़ा एक्टिविटी करने लगते हैं और उसके लिए लोन इन्हें मिलता है। ये भी नाबार्ड 100% फाइनेंस करता है। तो जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप के 2 मॉडल्स हैं। पहला मॉडल क्या है, यहाँ पर एसएचजीज 2-3 हैं और इसमें से 4-4 5-5 लोग जो है सारे निकलकर एक ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ लोग बड़ा करना चाहते हैं, इसमें इसमें इसमें, वो सब मिलके एक जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप बनाएंगे। या फिर कुछ लोग, फॉर एग्जांपल फार्मर्स हैं जो कि एसएचजी के पार्ट नहीं है, इंडिविजुअली स्मॉल फार्मर, मार्जिनल फार्मर, टेनेंट फार्मर, ओरल लेसी वगैरह हो गए, शेयर क्रॉपर, माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स, आर्टिजन्स, ये सब मिलकर जो है इसी तरीके की एक्टिविटी करना चाहते हैं, बड़ा एक्टिविटी, बड़ा इकोनॉमिक एक्टिविटी करना चाहते हैं, तो दे कम अप विद अ जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप। ठीक है, तो ये जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ लोन लेके बड़ा इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है और ज़्यादा एंटरप्रेन्योरशिप और बड़ा इंडस्ट्री एस्टैब्लिश करके ज़्यादा कमाता है। ठीक है, दैट इज जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप। आई होप दैट इज क्लियर। नाउ लेट अस ट्राई टू आंसर दिस, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। दीज आर स्मॉल इनफॉर्मल ग्रुप्स, 10 to 20 मेंबर्स होते हैं। ये इनका पर्पस है एसएचजीज को जो है वो सेविंग्स के हैबिट को प्रमोट करने का। मेंबर्स ऑफ एसएचजी आर प्रेफरेबली बिलो पॉवर्टी लाइन, लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट इज वन ऑफ द फैक्टर्स बिहाइंड एसएचजी। ठीक है, चारों चीज़ें यहाँ पे करेक्ट है एज वी नो। So here the correct answer is 1, 2, 3 and 4. I hope that is clear. मूविंग ऑन, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या है वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात, नीड क्या है किसी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की। तो आंध्र प्रदेश में 2010 में एक बड़ा माइक्रो फाइनेंस रिलेटेड क्राइसिस हुआ था। यहाँ पे क्या किया गया था, बहुत सारे लोन्स दे दिए गए थे किसी को भी, तुम्हें लोन चाहिए, तुम्हें लोन चाहिए, ऐसे करके दे दिया गया था। अब वो लोन के पैसे वापस नहीं कर रहे, या फिर इंटरेस्ट रेट्स जो है काफ़ी हाई थे। तो इससे क्या हुआ, बहुत सारे जो औरतें हैं उन्होंने लोन लिया था और फिर जब वो लौटा नहीं पाए, ये लोग जो है पीछे पड़ने लगे, तो उन्होंने सुसाइड कर लिया। ठीक है, 30 वुमेन इन 45 डेज बिकॉज ऑफ दिस माइक्रो फाइनेंस लोन्स जो पेंडिंग थे उनके तरफ से देना, आंध्र प्रदेश में सुसाइड केसेस हमने सुने इन स्पेसिफिक एरियाज। सो दिस वाज द मेजर क्राइसिस जिससे ये पूरा सेक्टर जो है वो हिल गया और फिर दे हैड टू कम अप, गवर्नमेंट हैड टू कम अप विद वाईएच मालेगाम कमिटी, ताकि इस माइक्रो फाइनेंस जो पूरा एक्टिविटीज़ है इंस्टीट्यूशन उन्हें किस तरीके से हैंडल करें। तो उन्होंने कहा कि एक कमर्शियल एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को लेकर आओ, और जो माइक्रो फाइनेंस लोन्स हैं इनको अच्छे से डिफाइन करना है, लोन्स को क्वालिफाइंग एसेट्स इस तरीके से आपको जो है क्लासीफाई करना है। इससे रिलेटेड प्रोडेंशियल नॉर्म्स, यानी कि सही नॉर्म्स लेकर आने की कैसे ये लोन्स देने हैं, और यहाँ पर लोन देने का एक कैप होना चाहिए, अमाउंट जो है उसके पर कैप होना चाहिए, इंटरेस्ट रेट पर सीलिंग होनी चाहिए। इस एक्टिविटी से रिलेटेड ट्रांसपेरेंसी, ग्रीवेंस रिड्रेसल वगैरह होने चाहिए, और जो इश्यूज हैं मल्टीपल लेंडिंग, ओवर बोरोइंग वगैरह, इन सभी को रिजॉल्व करने की यहाँ पे ज़रूरत है। रिफॉर्म्स क्या लेकर आए गए, जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस है उन्हें क्रेडिट प्रोवाइड करने का काम किया गया। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में माइक्रो फाइनेंस एक्टिविटीज़ को इंक्लूड किया गया। ठीक है, एसएचजीज, जेएलजीज को अगर कोई लोन दे रहा है तो पीएसएल टारगेट कंप्लीट कर रहा है।
जो कि एग्रीकल्चर एमएसएमई सेक्टर्स के लिए हैं। और आरबीआई ने फेयर प्रैक्टिसेस कोड लेकर आए। इसका एम क्या है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के लिए एक रेगुलेटर, यानी कि ऊपर से एक रेगुलेटर होना चाहिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करे। ऑब्जेक्टिव्स इसके क्या है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, ट्रांसपेरेंट फेयर बिजनेस, एरियाज कहाँ पर लोन एप्लीकेशंस जो हैं वो और डिसबर्समेंट के प्रैक्टिसेस सही से हों। साथ के साथ जो मेजर्स लिए जा रहे हैं लोन के पैसों को वापस लेने के लिए वो कोएर्सिव ना हो, यानी कि पीछे पड़ के एकदम जो है डरा धमका कर लोन के पैसों को वापस नहीं लेना, क्योंकि छोटे लोग हैं एंड ये जो है छोटे मोटे लोन्स लेते हैं तो उसमें इतना डराना धमकाने की ज़रूरत नहीं है। ग्रीवेंस रिड्रेसल और जो व्हीकल्स वगैरह जब्त कर लिए जाते हैं उससे रिलेटेड नॉर्म्स यहाँ पे थे। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या है, यहाँ पर फेयर प्रैक्टिसेस कोड, एक कोड लाया गया, कहा गया कि ये प्रैक्टिसेस होने चाहिए आपके अगर आप माइक्रो फाइनेंस लोन से रिलेटेड डील कर रहे हैं या फिर आप एक माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है। जनरल यहाँ पर प्रैक्टिसेस क्या है, फेयर प्रैक्टिसेस का पार्ट, जनरल पार्ट में ये कहा गया है कि जो भी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है या फिर कोई बैंक जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन माइक्रो फाइनेंस एक्टिविटीज़ कर रहा है, तो दैट बैंक हैज़ टू डिस्प्ले ऑफिस में सारे जो फेयर प्रैक्टिसेस कोड है उसे डिस्प्ले करना है, ताकि लोग आके पूछ सके कि यहाँ पर तो ये लिखा हुआ है पर आप इस तरीके से पूछ रहे हो, इस तरीके से बात कर रहे हो, ठीक है, तो वो पूछ सके। लोकल लैंग्वेज में हो, ग्रीवेंस रिड्रेसल रिलेटेड भी उसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए हो। ट्रांसपेरेंसी हो, लोन कार्ड वगैरह में सारे टर्म्स एंड कंडीशन सही से दिए होने चाहिए। इंक्वायरीज वगैरह जो है एग्जिस्टिंग डेट जो बोरोवर्स के हैं वो सब पता हो। और जो पीपल माइक्रो फाइनेंस से डील कर रहे हैं उनको ट्रेनिंग दी जाए फ्री ऑफ कॉस्ट। और नो योर कस्टमर जो केवाईसी है वो आरबीआई के गाइडलाइंस के हिसाब से सही से हो और इजी प्रोसेस हो लोन वगैरह का। अभी एग्रीमेंट जो लोन से रिलेटेड है, लोन कार्ड जिसे हम कहते हैं, उसमें सारे के सारे इन्फॉर्मेशन हो और वो भी लोकल लैंग्वेज में हो। कोई भी पेनल्टी, डिलेड पेमेंट, सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है, मार्जिन, बोरोवर जो है वो एक से ज़्यादा एसएचजी या जेएलजी में ना हो, ये इन्फॉर्मेशन उसमें प्रोवाइड किया गया हो। साथ के साथ उसमें सारे इन्फॉर्मेशन जो भी है वो अच्छे से डिस्क्लोज किया गया हो। ग्रीवेंस रिड्रेसल, अगर मुझे कोई इश्यू है तो मैं कैसे रिजॉल्व कर सकता हूँ। नॉन क्रेडिट प्रोडक्ट्स अगर कुछ हैं और भी कुछ उसके साथ जो है फीस चार्जेस ले रहे हैं तो वो सब लिखा हो और वो भी वर्नाक्यूलर उसके लोकल लैंग्वेज में लिखा हो। और मेथड जो यूज़ किया जा रहा है एक्सट्रैक्शन के लिए मनी वापस, वो नॉन कोअर्सिव हो, यानी कि पीछे बढ़ के दादागिरी वगैरह करके पैसे नहीं लिए जाएं। डेजिग्नेटेड प्लेस पे ही ये सारे ट्रांजैक्शन होने चाहिए जो भी बैंक है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन उसके अंदर। और कोड ऑफ कंडक्ट यहाँ पर होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से बातचीत और प्रॉपर स्टैंडर्ड तरीके से जो है ये पूरा प्रोसेस होना चाहिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन जो पीपल इसमें इन्वॉल्व है उनके होने चाहिए। ट्रेनिंग टूल्स प्रॉपर होने चाहिए और कंपनसेशन वगैरह उन्हें जो मिल रहा है वो सही होना चाहिए ताकि वो भी सेटिस्फाइड हो। ये एक्टिविटी आउटसोर्स नहीं, कई बार बैंक्स क्या करते हैं गुंडों वगैरह को दे के, पहले ये होता था कि वो जा रहे हैं लोन लेने के लिए, और अगर फील्ड स्टाफ सही से काम नहीं कर रही है, किसी को डरा धमका रही है तो पेनल्टी ली जाए उनसे। और इससे रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम भी होना चाहिए इससे पहले कि आरबीआई तक बात पहुंचे। इवन द कंपनी इटसेल्फ शुड नो, बैंक शुड नो, और इस चीज़ को कैसे रिजॉल्व करना है इससे रिलेटेड खुद की एक ग्रुप हो। एंड फाइनली आरबीआई इससे रिलेटेड क्या डायरेक्शंस दे रही है वो देख लेते हैं। तो आरबीआई के जो बैंकिंग, इससे पहले कि आरबीआई की बात करें तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट सेक्शन 2135 है 56 में जो दिया हुआ है, इन प्रोविजंस के तहत आरबीआई हैज़ द राइट टू कम अप विद दिस डायरेक्शंस। इसके अलावा चैप्टर 3 जो आरबीआई का है, इसमें हमने कहा था कि कई सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को रेगुलेट करने का पावर आरबीआई के पास आ गया। सेक्शन 32 नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट में जो प्रोविजन है उसके तहत भी आरबीआई ने जॉइंट ये जो डायरेक्शन है वो निकाले हैं। सबसे पहली बात, आरबीआई ने अच्छे से डिफाइन किया माइक्रो फाइनेंस लोन क्या होता है और इसके हिसाब से जो भी लोन कोलेटरल फ्री दिया जा रहा है और ऐसे हाउस होल्ड को दिया जा रहा है जिसकी एनुअल इनकम 3 लाख रुपए से कम है, ₹3 लाख से या फिर उससे कम है, ₹3 लाख तक ही है, तो ऐसे लोग को ही माइक्रो फाइनेंस लोन दिया जा सकता है। एनुअल इनकम कितनी होनी चाहिए, ₹3 लाख या उससे कम। हाउस होल्ड जो जिसको ये लोन दिया जा रहा है वो कौन है, इंडिविजुअल फैमिली हो सकता है, हस्बैंड वाइफ, देयर अनमैरिड चिल्ड्रन वगैरह हो सकते हैं। और ये लोन के कंडीशंस काफ़ी सिंपल होते हैं। कोलेटरल फ्री, यानी कि कोई चीज़ गिरवी नहीं रखनी है। रीपेमेंट फ्लेक्सिबल होता है कि इस दिन देना तो देना ही है, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ दिन आगे पीछे हो सकते हैं।
और पीरियोडिसिटी वगैरह जो है बोरोवर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज किया जा सकता है। और जो हाउस होल्ड इनकम को असेस किया जा रहा है उससे रिलेटेड भी यहाँ पर डायरेक्शंस है कि बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी होनी चाहिए। जो भी बैंक है या फिर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है उसका बोर्ड जो मैनेजमेंट बोर्ड है उसने जो अप्रूव किया है उस पॉलिसी के हिसाब से होना चाहिए। और जो भी इंफॉर्मेशन निकल रही है यहाँ से वो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज तक जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ ये लोन ले रहे हैं और इनका क्या होगा, क्रेडिट स्कोर जो है वो एक्चुअली ओपन हो जाएगा। और इस वजह से ये सारी इन्फॉर्मेशन उनको भी मिलनी चाहिए। लोन रिपेमेंट का जो ऑब्लिगेशन है इस पर भी लिमिट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल किसी की मंथली इनकम 1000 रुपये है और वो 1 लाख का लोन ले ले रहा है, तो वो रिपेमेंट जब कर रहा है तो हर महीने 1000 रुपये से ज़्यादा उसका जो है ईएमआई बैठ रहा है, तो दैट इज़ नॉट फीजिबल ना। तो इस वजह से ये जो लोन अमाउंट है उस पर लिमिट होना चाहिए। और जो भी डेटा यहाँ पर भी प्रोवाइड हो रहा है कि मंथली इनकम कितनी है, कितना उसे पेमेंट करना है, ये भी जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज है उन तक ये पहुँचना चाहिए। लोन की प्राइसिंग वगैरह प्रॉपर होनी चाहिए। यहाँ पर दिया गया है कि कंपोनेंट जो प्राइसिंग के हैं वो कॉस्ट, फंड्स के कॉस्ट क्या है, रिस्क प्रीमियम स्प्रेड क्या है, सीलिंग इंटरेस्ट रेट पर कुछ है क्या, उसके बेसिस पर होना चाहिए। और यहाँ पर फैक्ट शीट या वेबसाइट पे सारे डिटेल्स होने चाहिए। कंडक्ट जो पीपल के हैं फेयर प्रैक्टिसेस कोड के हिसाब से ही लोगों को बातचीत करनी है और गुंडागर्दी दादागिरी वगैरह नहीं करना है। यहाँ पर क्वालिफाइंग एसेट क्राइटेरिया यहाँ पे दिया हुआ है। जो भी एनबीएफसीज, पहले ये होता था एनबीएफसीज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, जो कि एक्चुअली ये जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस या माइक्रो फाइनेंस लोन्स देने या फिर एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन इस तरीके से क्लासिफाइड नहीं है, वो माइक्रो फाइनेंस लोन्स नहीं दे सकते थे। वो सिर्फ 10%, पूरे लोन का 10% अमाउंट ही वो माइक्रो फाइनेंस लोन्स दे सकते थे। अब इस चीज़ को चेंज करके जो क्राइटेरिया है उसे चेंज किया गया। 10% से ज़्यादा का लोन वो दे सकते हैं, यानी कि 25% तक। यानी कि 100 रुपये अगर एक एनबीएफसी लोन में दे रहा है, और ये एनबीएफसी को एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, एनबीएफसी एमएफआई नहीं कहा जा रहा है। तो ऐसे एनबीएफसी को पहले ये था कि 10 रुपये ही माइक्रो लोन्स जो है दे सकता था। आज के डेट में इसे 25 रुपीज़ कर दिया गया है, यानी कि जो एनबीएफसी एमएफआई नहीं है ऐसे एनबीएफसीज भी 25% तक माइक्रो फाइनेंस लोन्स दे सकते हैं। सो दैट वाज अबाउट ऑल ऑफ दीज। नाउ लेट अस ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन विद रेस्पेक्ट टू माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। ये पूछे गए माइक्रो फाइनेंस लोन्स आर कोलेटरल फ्री, household having annual household income of 3 lakh are eligible to get these microfinance loans. Household for the purpose of microfinance loans would mean individual, family unit, husband, wife, unmarried, children. ठीक है, as we can see all the three are correct here. That is why 1, 2 and 3 D will be the right answer. And आपको ये आपके प्रैक्टिस में हेल्प करने के लिए we have come up with this complete 400 solved most important MCQs का PDF, जहाँ पर IIFS के सारे 400 MCQs आपको जो आपके प्रिपरेशन में प्रैक्टिस कराने के लिए बहुत ही अच्छा एक सोर्स बन रहे हैं। सो सारे चैप्टर्स यहाँ से पढ़िए, इस PDF को लिंक जो दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में वहाँ से डाउनलोड करिए एंड देन प्रैक्टिस द एमसीक्यूज, राइट। सो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है। एंड नाउ व्हाट विल डू इज़ हम जो है कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखेंगे। आपको वीडियो पॉज करना है एंड यू हैव टू आंसर इट इन अ पेपर और समवेयर, एंड इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। फॉर एग्जाम्पल 1 का आंसर अगर सी है, 1C 2B, इस तरीके से आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। सो पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। दिस इज द सेकंड क्वेश्चन, पॉज द वीडियो, एंड सम ऑफ देम हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी सेशन में, तो इट विल बी इजी। ट्राई टू आंसर इट, पॉज दिस वीडियो and go through this question and try to answer this question in the comment section. I hope आपको ये sessions काफ़ी ज़्यादा help कर रहे हैं, and if you have any other query you can call us on this number. You can also drop a mail at hello@edutap.co.in, और please do like, share, subscribe, and कोई भी आपके जो कमेंट्स हैं, फीडबैक है इन सेशन से रिलेटेड, यू कैन इधर मेल अस ऑन दिस ईमेल आईडी या फिर कमेंट सेक्शन में भी आप लिख सकते हो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।